बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। एक अच्छी खूबसूरत प्यारी सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियाँ जो हैं वो दूर भाग जाएँ और ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ हों, बरक़ात हों, इत्मीनान हो, सुकून हो, तो यकीनन उसके लिए फिर हमें कुछ काम भी वैसे करने पड़ते हैं। सुबह उठते ही आप अपना फ़ोन तलाश ना किया करें, बल्कि सुबह उठते ही आप जानमाज़ की तरफ जाएं, कुरान खोलें, तलावत करें, नमाज से दिन का आगाज़ करें, अल्लाह के हजूर गिड़गिड़ाएं, दुआ करें और उसके बाद फिर आप अपने कामों के लिए निकलें, ताकि फिर जो काम आप करें, जिस भी काम में हाथ डालें वहाँ से आपको नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही मिले और आपके रिस्क में बरकत हो, आपकी फ़ैमिली में, आपके घर के अंदर जो है वो खुशियाँ आएँ। तो यकीनन उसके लिए फिर हमें अपने मामलात ज़िंदगी को दुरुस्त और बेहतर करने की ज़रूरत है। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि बहुत सारे लोग फूडी होते हैं, उन्हें खाना खाने का बहुत शौक़ होता है और इसी तरह हम देखते हैं दूसरे लोगों ने खाना पकाने का बड़ा शौक़ होता है। सो खाना खाने वाले भी ऑब्वियसली चाहते हैं कि कुछ डिफरेंट वो खा सके और पकाने वाले भी चाहते हैं कि कम खर्च के अंदर, कम बजट के अंदर वो अच्छी अच्छी रेसिपीज़ जो हैं वो बना सके। तो आज हम यही बात करेंगे कि बजट फ्रेंडली जो किचन है, ख़ासकर समर की हम बात करें, तो किस तरह उसको मैनेज किया जा सकता है कि ख़र्चा भी ज़्यादा ना, क्योंकि आजकल महंगाई का दौर है। हम बात करते हैं तो कहते हैं भाई हर चीज़ बड़ी महंगी होगी। आप आलू प्याज टमाटर लेने के लिए जाएँ, सब्जियां लेने के लिए जाएँ, दालें इवन ख़रीदने के लिए जाएँ तो इतनी एक्सपेंसिव हो जाती हैं, और फिर चिकन मटन बीफ की तो क्या ही बात है। सो बजट फ्रेंडली ऐसी क्या रेसिपीज़ होनी चाहिए कि समर में हम अपना टेस्ट भी पूरा कर सकें, डिफरेंट रेसिपीज़ बनाएं, अपने जो सेहत के लिए मज़ेदार खाने हैं वो भी बनाते रहें और बजट भी हमारा कंट्रोल में, क्योंकि हर खाना, हर रेसिपी, हर डिश आप रेस्टोरेंट में जाके नहीं खा सकते, वो और आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, यानी कि आपको ज़्यादा वो एक्सपेंसिव पड़ सकती है। तो घर में आपने खुद डिफरेंट डिशेस बनानी है, रेसिपीज़ आपने बनानी है। सो बजट का ख्याल कैसे रखा जाए और किस तरह से कम बजट में बजट फ्रेंडली समर किचन हमारा होना चाहिए, तो आइए ज़रा इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। और इस पर डिस्कशन के लिए हमारी मेहमान हमें जूम पे ज्वाइन कर चुकी हैं जी, साइमा रिजवान साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया साइमा आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरह से हम एक बजट फ्रेंडली जो समर किचन है उसका आगाज़ कर सकते हैं, स्टार्टअप हमारा क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया महविश, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और आज का टॉपिक एज़ यूजुअल जैसे आपके सारे प्रोग्राम में होते हैं बहुत ही अच्छा है। थैंक यू। ये मेरे वाकई महविश, और ये वाकई मेरे दिल की आवाज़ है कि सादा खाना और बजट फ्रेंडली, स्पेशली क्योंकि आजकल के दौर में तो महविश ऐसा है कि गर्मियाँ आ गई हैं और हमारे लिए ये तो बड़ी अच्छी एक सहूलत अल्लाह की तरफ से आ गई है हम ख़वातीन को कि हम अपने किचन को और सादा कर लें। बहुत सारी ऐसी डिशेज़ हैं महविश जो कि हम गर्मियों में उसको जब यूज़ करें तो हमारे बच्चे उससे यूज़ टू भी हो जाएंगे, जो कि हमने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिए। सब्जियां, दही, लस्सी, इवन कि आपको शायद पता नहीं, हमारे घरों में तो ये चलता था आम पराठा, तो हम वो भी उस तरफ भी जा सकते हैं। और वो क्योंकि उससे आपकी गैस की बचत भी हो रही है, आपकी बिजली की बचत भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें बजट फ्रेंडली हो जाता है। और स्पेशली इस गर्मियों के मौसम में हम सब्जियों को लेके बहुत ज़्यादा आगे जा सकते हैं। उसके लिए मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो कि नानियों दादियों वाली ज़माने की है, जो कि अभी हम जो है ना एडवांस अब चूंकि टाइम ऐसा ना, हम ना रिवर्स होना शुरू हो गए हैं। पहले हम कहते हैं बड़े मॉडर्न है, नई चीजें हमें चाहिए, नई नई रेसिपीज होनी चाहिए, लेकिन अब फिर से हम वापस उसी कदीम जमाने की वो नानी और दादी का जो जमाना था उसमें जा रहे हैं। ऐसे ही है, अजीब सी, बहुत ही अच्छा, किस तरह एक सेहतमंद डाइट का भी हमने ख्याल रखना है, क्योंकि हमारे अगर हम जेन जी की बात करें तो उन्हें तो हर वक्त क्या चाहिए, फास्ट फूड चाहिए, जंक फूड उन्होंने खाना है, पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता और इस तरह की चीज़ें जो है वो उनको चाहिए। तो आया अगर हम घर में ये बनाएं तो किस तरह अपने बजट को भी साथ में मेंटेन रखें, बिकॉज अगर हम रेस्टोरेंट में जाके ये चीज़ें खाते हैं तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाती हैं। टू मच एक्सपेंसिव। उसमें मैं फिर अपनी माओं को, अपनी बहनों को ये कहूँगी कि अब तो हमारे पास इतनी मौजूद है, आप यूट्यूब खोलें और में सारी रेसिपीज देखें। पास्ता की रेसिपी, जैसे आपने पास्ता कहा, तो पास्ता की रेसिपी मौजूद है हर तरह की और बहुत इजी होता है। बाबा को कॉल पर बोल रहे, मेरी कॉल है। उसमें जो है बहुत इजी है, आप हेल्दी पास्ता आप घर में बना सकते हैं। यकीन करें मैक्सिमम आपका हाफ एन आवर लगेगा। और जो पास्ता हम 1000 रुपए का एक बॉक्स लेते हैं, जो कि हम जैसे हम बाहर वाला यूज करते हैं, 1000 तो हो सकता है, 1000 तो फिर भी आपने साइमा कम बोला है।
नहीं नहीं, मैं वो उसकी बता रही हूँ, उसकी मतलब जो रॉ हाँ, पास्ता की मैं बात बता ओके। रही हूँ। रॉ पास्ता जो एक पैकेट होता है, तो वो हमारी खवातीन बहुत आराम से घर पे बना सकती हैं। और फिर उसमें आप अपना हेल्दी चिकन डाल के और बनाएं। यूट्यूब मौजूद है, प्रिंटेक्स मौजूद है, इतनी रेसिपीज हैं। तो इस गर्मी का फायदा उठाएं और अपने बजट को फ्रेंडली कर लें। बिल्कुल भाई, जी बजट जी फ्रेंडली किचन होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, जो डिफरेंट आपने कहा कि जो वेजीज हैं या हमारे जो मौसमी फल जी हैं, इनसे भी हम जी जी डिफरेंट रेसिपीज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल आया हम घर में फिर हमारी बिल्कुल। खवातीन या बच्चियां ट्राई क्यों नहीं करती? क्योंकि हम देखते हैं बाहर रेस्टोरेंट्स में हाँ उन्होंने इन्हीं चीज़ों का, इन्हीं इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया होता है, मौसमी सब्जियों का या डिफरेंट फ्रूट्स के साथ उन्होंने डिफरेंट रेसिपीज या सैलड्स वो बनाए हुए होते हैं जो कि ऐसे हमें इतने एक्सपेंसिव ऐसे पड़ रहे होते हैं। तो क्या ऐसा नहीं बिल्कुल होता है। कि हम यूट्यूब जैसे बाकी चीज़ें हम यूट्यूब से सीख रहे होते हैं, आया हम इसको भी सीख के ज़रा घर में ट्राई करें ताकि कम बजट के अंदर हम ज़्यादा बार उसको खा सकें? बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि अगर आप यूट्यूब आपको लंबा लग रहा है, आप टिकटॉक पे देख लें। और अभी वैसे मेरा अपना जो जाती ख्याल है महविश, हमारे बच्चे भी वापस जो है ना उस तरफ आ रहे हैं। बल्कि अगर हम कहा कहें तो जैसे मैं हूँ, हम मिडिल एज के लोग, हम ज्यादा खराब थे, अब बच्चे थोड़ा थोड़ा सा वापस आ रहे हैं। वो इतना ज्यादा ये हैवी जैसे ऑयल वाली चीजें या जो बहुत हैवी करती है उनको वो नहीं खाना चाह रहे। हाँ ठीक है, बर्गर वगैरह वो चाह रहे हैं। अब यहाँ पे हमारा काम शुरू होता है ना कि हम उनको इस मौके का फायदा उठा के, गर्मी या सर्दी का, हम उनको अपने घर की तरफ वापस ले आए। तो ये तो हम माओ का ही काम है इस वक्त कि हम लेकिन बात फिर वही है कि आप टेस्ट ऐसा लाएं अपने खानों में टेस्ट ऐसा हाँ। लाना पड़ेगा हमें। वो टेस्ट आपको सिर्फ इंग्रेडिएंट से मिल जाएगा। अगर परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स, परफेक्ट टाइमिंग, किस टाइम क्या डालना है, तो आप यस। यकीन माने महविश कि आपको रेस्टोरेंट जैसा खाना अच्छा, मिलेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की, इसकी तरफ हमारी तवज्जो जी दिलाई कि कौन सा इंग्रेडिएंट्स आपने कब ऐड करना है, कौन सा मसाला एग्जैक्टली आपने स्टार्ट में डालना है, कौन सा मिड में, कौन सा एग्जैक्टली लास्ट में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऐसे है। हम कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट में जो जायका आता है वो जी घर में क्यों नहीं आता, तो उसकी आई हाँ थिंक रीज़न यही है कि हमें ये नहीं मालूम हाँ होता कि कौन सी सब्जी, कौन सा इंग्रेडिएंट, कौन सा मसाला जो है वो कितना टाइम उसको कुक करना है और किस टाइम पे उसको ऐड बिल्कुल करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। दिस इज़ अब रियली जैसे मैं आपको इंपॉर्टेंट। मिसाल दूं, जी। जी, अब जैसे हम चिकन स्टेक्स खाते हैं या आप उसको ग्रिल चिकन कहते हैं, तो अब एक जो पीस होता है जो कि आप 250 ग्राम्स तक का कह लें, वो मैक्सिमम 8 मिनट लगाता है गलने में। उसका ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि वो आप उसको घंटों के हिसाब से बनाएं, वो सही। च्यू हो जाएगा। अब ये हाँ। सारी टाइमिंग्स जो है ना, परफेक्ट टाइमिंग, जी। वो हमें देखनी है, वो हमें सीखनी है कि वो क्या है। और तो यही है, राज है खाने का, जिसका हम शेफ फायदा उठा रहे हैं। लेकिन एग्जैक्टली आज अच्छा, मैंने आप यहाँ पे लोगों को अगर राज। पिज़्ज़ा और बर्गर की बात करूँ ज़रा इस हवाले से भी बताइएगा, बिकॉज हमने अपने जी जी बच्चों को जो टेस्ट है ना वो डेवलप इस तरफ ज़्यादा कर दी है, जी बजाय जी कि हम जी उन्हें जी वेजेस की तरफ लेकर आते या इस तरह जी ऑर्गेनिक जी फूड्स की जी तरफ जी लेकर आते। हमने फास्ट फूड की तरफ उनका जो चस्का है ना वो ज़्यादा बढ़ा दिया हुआ है। सो घर ऐसे में ही अगर पिज़्ज़ा बर्गर हमने बनाना है तो ज़रा मुझे हाँ बताइएगा कि मिनिमम और मैक्सिमम जो उस पर खर्चा आता है हाँ वो कितना है, फिर उसको हम ओ मार्केट के साथ कंपेयर करेंगे और फिर इस पे ज़रा डिबेट करते हैं कि घर में बनाना वो कितना फ़ायदेमंद है और हाँ, कितना बजट फ्रेंडली रहता है। ज़रा बताइए। ये तो आप मुझसे सारी मेरी जो है बिजनेस की सीक्रेट्स ले रही हैं, जो कि आज मैं आपको ये बड़े वाकई अब ज़रूरी देने है वाली क्योंकि देखिए साइमा, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हम चाहते हैं कि हमारे नाज़रीन घर में ये चीज़ें बनाएं। सीरियसली बिल्कुल। हम्म। मैं कहती हूँ आप मुझे बुलाएं अपने चैनल पे, मैं खुद सिखाऊं आके आप लोगों को। हम्म। यकीन माने, पिज्जा भी है, जो पिज्जा है जो कि आप बहुत हाई क्वालिटी का अगर पिज्जा अपने घर पे बनाते हैं ना, जी। सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसमें मैदा डालेंगे ना, आप उसमें होल व्हीट डालें, कोई मसला नहीं होता, कुछ भी हम्म। नहीं होता, बल्कि वो ज्यादा हेल्दी बनेगा। इवन चलिए आप मैदा भी लगा लें। देखिए अगर हम कॉस्टिंग की बात करें ना, तो मैक्सिमम जो किसी ब्रांड का पिज्जा लार्ज साइज का है, वो आपके घर में 1,000 रुपए का बनेगा, वन लिटरली थाउजेंड ऐसे रुपीज का ही, बनेगा। इससे भी कम जो कि आप मे भी इससे भी कम खर्चा हो। मैक्सिमम कह रही हूँ मैं, मैक्सिमम प्रीमियम क्वालिटी की बात कर रही हूँ, हाँ। मैक्सिमम हाँ। जिसमें आप मशरूम्स भी डालें, सलामी भी डालें, मीट भी डालें, मतलब मैक्सिमम जो होगा ना वो 1,000 होगा। यस। और जिसकी जो अब आप बाहर अगर खरीदने जाएंगे तो वो एटलीस्ट 3,000 का होगा आपके भाई पास। इससे भी ज़्यादा डिफरेंट हर जो हाँ फास्ट फूड चेन है उन्होंने डिफरेंट अपने प्राइजेस जो हैं वो रखी हुई है। जी जी कब उसमें 150 का इजाफा हो जाता है, 200 का, हमें पता ही नहीं हाँ, चलता। हम वो वो हमें पता ही नहीं चलता। पुरानी जो प्राइस है वो माइंड में रख के गए होते, पता चलता है कि ये तो 200 एक्स्ट्रा जो ना इन्होंने चार्ज करना शुरू लेकिन कर दिए हैं।
वहां पे तो ऐसी ऐसी गेम्स चल रही है ना महविश कि आप सोच भी नहीं सकती। तो वो मुझे आपसे बताइए कि हमारी बहनों को घर में हाँ, पिज़्ज़ा बनाना क्यों मुश्किल लगता है, जबकि वो सारे इंग्रेडिएंट्स हमें मालूम है उसमें क्या क्या डलता है, किस तरह आप उसको हाँ, कुक कर सकते हैं। और फिर वही बात कि अगर नहीं पता तो थोड़े से आप गाइडलाइन ले सकते हैं, यूट्यूब से आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं। हाँ, सो घर में बिल्कुल। बनाने में हमें क्या मसला आता है कि हम इतने सुस्त हो जाते हैं कि बाहर जाके 3-4 हज़ार रुपया दे देंगे और अब हाँ, ये भी नहीं पता कि जो चीज़ें उन्होंने हाँ, यूज़ की है वो जी, फ्रेश थी या नहीं, और उन्होंने जो एग्जैक्टली। हाइजीन का कितना ख्याल रखा है हमें ये भी नहीं मालूम होता। तो घर के अंदर आप बिल्कुल। अपनी मर्जी से अपने तरीके से वो सारी चीज़ें फ्रेश इंग्रेडिएंट्स डाल के प्रॉपर हाइजीन का ख्याल रखते हुए आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं। तो घर में हम क्यों नहीं बनाते, क्योंकि सेहत भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अनफॉर्चुनेटली अगर आप लोग ये चेन्स को देख लें, उनके किचन्स आप देख लें, लिटरली आप 3 दिन खाना नहीं खा सकेंगे। सीरियसली। मैं हाँ, ऐसे ही है ना, मैं होम बेस्ड किचन वालों को नहीं इसमें वो करूंगी, क्योंकि वो खवातीन वो खाना जो अपने बच्चों को खिला रही होती हैं वही आगे बेच रही होती हैं। तो अच्छा, उस हिसाब से उनकी माज़रत प्राइस। साइमा आपकी बात कट कर रही हूँ। जी मैंने जी बहुत सारे रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए मैं बहुत जाती थी, लेकिन कम मैंने जी जी उनकी जी, किचन देख के कर दिया। उसके बाद है जो ना। होम बेस्ड आपने किचन की बात की, जी जी बहुत सारी ऐसी जी मुझे जानने वाली है, क्योंकि मोहल्ले में आस जी पड़ोस पता चल जाता है कि कौन होम बेस्ड किचन जी चला जी रहा है। तो मोस्टली जी ऐसा जी, होता है जब मेरा कुकिंग का दिल नहीं होता तो मैं उन खवातीन से खाना जो है वो घर ऑर्डर कर लेती, क्योंकि मुझे पता होता है हाँ कि ये एक औरत ने बनाया और घर में इसने बनाया है, और ये ऑब्वियसली हाँ इसने साफ सफाई का ख्याल रखा और वही चीज़ बनाई है जो इसने हाँ। अपने बच्चों को खिलानी है। बच्चों को तो देखिए ना, बच्चों को तो जब बच्चों की बात आती है ना, तो फिर तो माएँ आपको पता है जान फिदा कर देती है। वहां पे तो वो ऑयल भी प्रीमियम क्वालिटी का यूज करेगी, मीट भी हाँ, प्रीमियम तो क्वालिटी का वहाँ पे यूज अगर आप करेगी। थोड़े एक्स्ट्रा अगर आपको देने भी पड़ जाए तो आई थिंक हम्म, कोई मसला नहीं हो, क्योंकि आपको पता होगा कि आपको हेल्दी जी चीज़ जी। मिल रही है। देखिए फिर मैं, अगर आप मेरी ज़ाती बात करेंगे तो मेरा तो काम ही विमेन एम्पावरमेंट का है। तो फिर मैं तो हर उस खातून को प्रमोट करती हूँ महविश, जो कि चाहे एंकर हो, चाहे वो फूड बिजनेस चलाती हो, चाहे वो कोई कपड़ा बेच रही हो। क्योंकि देखिए जब हम एक औरत को एम्पावर करेंगे ना, तो हम अपने आप को एम्पावर कर रहे हैं। ऑब्वियसली। तो मैं आपके चैनल के तवसत से ये आप सबसे अपील करूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जितने होम बेस्ड बिजनेसेस होते हैं उनको जरूर प्रमोट किया ज़रूर करें। अभी ज़रूर, उसी क्यों नहीं, सिलसिले हमारी में तो पूरी मैं अभी कोशिश ट्रैवलिंग में होती भी है। हूँ कि जॉब फेयर होने जा रहा है हज़ारा की खवातीन के लिए। मैं अभी ट्रैवलिंग में ही हूँ और उनके लिए जा रही हूँ काम ओह करने। दैट्स ग्रेट। एनीवे हाँ, तो अच्छा, तो हाँ, आप जो हमारी खवातीन, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली महविश, हमारी खवातीन कुछ तो आप जैसी मुझ जैसी हैं जो कि मुसलसल अपने 1-1 मिनट लगा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कि वाकई स्क्रॉल कर रही हैं टिकटॉक को। और तो मैं ये कहती हूँ कि वाई नॉट आप उसको पॉजिटिव यूज करें, जरूर यूज करें। मतलब कि अभी एक औरत जो है वो रोटी पकाने की भी रवादार नहीं है। वो हमसे कहती हैं कि आप हमें पराठे और रोटी भी फ्रोजन बना के दे दें। अच्छा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आता विविश की मतलब टाइम क्यों बिजी नहीं वो है। कहाँ है, स्क्रोलिंग में बिजी है कि उन्हें मतलब स्क्रोलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा अजीज है ना कि अपनी सेहत। हाँ, अपनी सेहत, पैसा, मियाँ का पैसा, अपना पैसा चले, वो तो खैर उनका ज़ाती मसला है। लेकिन मतलब अब इतना ज़्यादा ठीक है, वर्किंग लेडीज़ के लिए तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि पूरे पूरे वीक का खाना भी होम बेस्ड किचन वाली बना के भेज रही होती है। लेकिन जब कोई घर खातून घर पे बैठी हुई है, तो यार एटलीस्ट आप ये तो कर लें, यस। एटलीस्ट आप ये तो कर लें। और हर चीज की रेसिपी, पिज्जा तो बनाना, जैसे हम पिज्जा को कहते हैं ना बहुत डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं यार, बन आप भाई घर पे सब्जी वाली बनाए। रोटी है यार, कौन सा उसमें इतनी सबसे एग्जैक्ट मेहनत करनी है आपने। एक रोटी है, यार उसके बन ऊपर आप घर पे। हर चीज आपने लगा हाँ देनी है और बस उसको आप हाँ। रखते पकने के लिए, वो बस वो जाने और ओवन जाने। ओ अच्छा, ओवन नहीं है तो आप अपना स्टोव ओवन यूज कर लें, पत्थर रखें हाँ, उस पे पतीलियों के यूज कर अंदर बाहर सकते पे हैं। यस, हाँ, आप अगर उसको वो यूज ओवन कर नहीं लें। है आप आपके पास। लजानिया बनाएं, आप ओवन बनाएं, आप बन बनाएं। यार आप बन्स बनाएं, ब्रेड बनाएं, बनाना ब्रेड बनाएं। हर हाँ। तरह की बेकिंग होती है। लेकिन अच्छी बात, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम में बहुत दफा आ चुकी हूँ, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचती हूँ और कोशिश करती हूँ कि बाकियों को भी यही अच्छी किया बात है, जाए। ऑब्वियसली कहते अभी हैं ना पॉजिटिव हाँ रहना बड़ा जरूरी है, क्योंकि राइट नाउ जो हाँ सिचुएशन है हाँ, हर बंदा जरूरी है, नेगेटिव हुआ बिल्कुल पड़ा है। अच्छा मुझे बताइएगा, एक बिल्कुल। आपकी मैंने रेसिपी मैंने खुद भी ट्राई की थी, जी आई जी थिंक वो तवा चिकन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी 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 जी, जो हम इवेंट में मिले थे, बिल्कुल यस, महविश जरा जी। वो रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। मैंने बहुत जगह से तवा चिकन खाया लेकिन वो टेस्ट मुझे नहीं मिला, तो उसमें क्या कुछ स्पेशल कोई थैंक यू सो मसाले मच। ऐड किए हुए थे आपने, और अगर घर जी में जी जी, बनाना हमारे हो तो किस सीक्रेट, तरह से हम बनाएं?
मैं आपको बिल्कुल बता देती हूँ, एक छोटी सी एक बात कर दूं। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट हमारे लिए बड़ा काम कर रही है। आजकल समर कैंप्स लगे हुए हैं, इवन कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में समर कैंप्स लगे हुए हैं जिसमें बच्चों को बेकिंग सिखाई जा रही है। तो अपने घरों से निकले खवातीन, चेक करें कि कौन से स्कूल कॉलेजेस में समर कैंप्स लगे हुए हैं और अपने बच्चों को, बेटे बेटियों सबको वहां पे डालें। अच्छा, हम तवा चिकन पे आ जाते हैं। तवा चिकन की उसकी बहुत सिंपल सी रेसिपी है महविश। अगर आपने पूरा, हमने तो वहां पर फुल पीसेस वो हाँ पेश किए हुए थे ना। आप अगर छोटी बोटियां लेना चाहें आप वो ले लें। उसके ठीक बाद है। उसको आपने, मैं आपको रेसिपी बताऊं? हाँ बस ये जल्दी से आप हमें बता दें क्योंकि हमने ब्रेक ओके की ओके, जाने बढ़ना है। आपने उसको अदरक लहसुन में डाल के सौते करना है। उसके बाद आपने उसको, हमारा तो ज़ाहिर है प्रोफेशनल बड़ा तवा होता है, आपने अपने छोटे तवे पे भी रख के, और उसके बाद उसमें बटर डाला हुआ था। बटर एंड घी का यूज हुआ था, बेशक आप देसी घी यूज कर लें। उसके बाद दही में जो बेसिक मसाले होते हैं जैसे अजवाइन, हल्दी, नमक, मिर्च, जायफल, जवेत्री, ये वाले पीस के दही में उसको आपने उस चिकन में डाल के और उसको ढक के कुछ देर बनाना है। और फिर जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है उसका सबसे ज्यादा, उसमें लेमन और ढेर सारी हरी मिर्चें जाएंगी। ओ, ढेर सारी हरी मिर्ची ऐड करनी है तो यस, उसका टेस्ट बनेगा जो मैंने वहाँ पे टेस्ट उसकी करी है। खुशबू ये ज़रूर आएगी। मैं घर में ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच साइमा, आपके वक्त का बहुत बड़े शुक्रिया, शॉर्ट टाइम में बड़ी बहुत अच्छी शुक्रिया चीज़ें आपने हमें बताई। और लास्ट में जो तवा चिकन की इन्होंने रेसिपी बताई नाज़रीन, ये ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। दिस इज़ थैंक यू रियली सो मच। वेरी अमेजिंग, क्योंकि मैंने खुद इनका ये हाथ का टेस्ट किया हुआ और इस तरह का टेस्ट मुझे मार्केट में कहीं नहीं मिला। सो देखिए, हमने अपनी किचन का ख्याल रखना है, बजट का ख्याल रखना है और सेहत का ख्याल रखना है। तो जो चीज़ें हम मार्केट से खाते हैं प्लीज़ कोशिश करें कि वो घर में बनाई जाए, ताकि आपकी पॉकेट जो है वो भारी ना हो, उस पर ये चीज़ें पड़े और फिर आप जो है वो अदम बर्दाश्त का मुजाहरा ना करें कि भाई अब पैसे ख़त्म हो चुके हैं, चीज़ें पूरी नहीं पड़ रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो इसका हल आपके पास खुद है, आपने खुद उस पर सोचना है और अमल करना है। आज का दूसरा टॉपिक हमारा बहुत ही अहम है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आपकी हेल्थ के हवाले से है। लाइफ में बहुत सारे अप्स डाउन आते रहते हैं। हम बड़ी जल्दी पैनिक हो जाते हैं, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, यानी ऐसा अच्छा खासा मौका, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे हाथ से चली जाती है इन इश्यूज़ की वजह से। तो किस तरह से हम ये जो पैनिक अटैक्स आते हैं या पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी, इनमें एक तो डिफरेंस जो है वो समझना बड़ा ज़रूरी है, और फिर कि इन बुनियादी जो डिफरेंस है वो क्या है, और एक यानी इसकी अलामात क्या हो सकती हैं। फिर अगर बार बार आपको ये इशू हो रहा है तो आया इसका कोई हल तो ऑब्वियसली होगा। तो किस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि या उसके इलाज की तरफ जा सकते हैं, या कोई मेडिकेशंस होती है, या कोई वैसे कोई थेरेपी, कोई ट्रीटमेंट, कोई काउंसलिंग होती है कि ये चीज़ें हमसे दूर हो जाए। क्योंकि देखिए, आप लाइफ में ज़िंदगी ने आपको बड़ा अच्छा एक मौका दिया है कि आप किसी जगह जाएँ, कोई इंटरव्यू है, कोई स्पीच है, किसी स्टेज का आपने सामना करना है, या किसी आपने बड़े आदमी का इंटरव्यू करना है, तो ऐसा हो कि आपको वहाँ पे पैनिक अटैक आने लग जाए या आपको एंजाइटी होना शुरू हो जाए, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी का आपने बेड़ा गर्क कर देना। तो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना सबसे बड़ा टारगेट या टास्क आपके लिए होना चाहिए, ना कि आप एंजाइटी और आप यूं करना शुरू कर दें और पैनिक अटैक्स आना शुरू हो जाए और आपके होश जो है वो उड़ जाएं। तो ज़रा ये डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं, और फिर इन तीनों चीज़ों को समझना बड़ा ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि सिम्टम्स कहीं ना कहीं सेम होने लग जाते हैं, तो हम पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी को हम वो एक ही कैटेगरी में लेना शुरू कर देते हैं, और फिर मेंटल हेल्थ ऑब्वियसली हमारी वो भी काफ़ी इफेक्ट होती है इन चीज़ों से। ज़रा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसके अलामात क्या हो सकती हैं, और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट कि इसका हल या इलाज क्या होना चाहिए। तो इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी। डॉक्टर तलाल ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं ज़ुबैर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अच्छा, पहले तो बताइएगा नाज़रीन की आसानी के लिए, जैसे मैंने भी इंट्रो में अर्ज़ किया कि हम पहले तो इनका बुनियादी फ़र्क जानेंगे कि पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर जिसकी हम बात करते हैं, या एंजाइटी, ये जो तीन चीज़ें हैं, ये बेसिकली इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? पहले तो ये ज़रा आसान अल्फाज में हमें बता दें ताकि आम आदमी भी समझ जाए कि ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं या एक है। देखिए, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बुनियादी तौर पर एंग्जाइटी का ही हिस्सा हैं, यानी एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही हिस्सा हैं। और जो कॉन्टीन्यूस एंग्जाइटी है वो कभी पैनिक अटैक में बदल सकती है, और पैनिक अटैक जो है वो पैनिक डिसऑर्डर बन सकता है। यानी स्टार्ट होता क्योंकि है जब एंग्जाइटी जब होती है आपको, तो ये ऐसे है कि अगर आप किसी शेर के सामने अचानक से आ जाएं तो फिर जो आपकी कैफियत होगी वो एंग्जाइटी की है। ओके। ठीक है। पैनिक जो है वो आपके अंदर
फिज़िकल सिम्टम्स ले आता है, जैसे कि आपके दिल की धड़कन जो है वो बढ़ जाती है, आपकी सांस जो है वो तेज़ हो जाती है, और आपका जो है वो अंदर एक अजीब ड्राउजीनेस सी आपको होना स्टार्ट हो जाती है, आप स्वेट करना स्टार्ट हो जाते हैं, और विद इन 10 मिनट्स जो है ये आपकी 0 से 10 के स्केल पे 10 मिनट के अंदर अंदर ये कैफियत पहुंच जाती है। तो ये सडन जो है कैफियत, इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। और अगर ये कैफियत जो है आपकी 4 से 5 दफ़ा रिपीट हुई है लाइफ में, और इसके साथ आपकी जो फंक्शनैलिटी है, जो आपका काम काज है, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो अब आप नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि अब आपको पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो गया है। सो तीनों जो हैं ये एंग्जाइटी की ही फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन इन तीनों के अंदर यानी जो खाली एंग्जाइटी है उसके अंदर आपको फिजिकल सिम्टम्स बेचैनी के होंगे, नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में चल रही होंगी, अंदरूनी सुकून नहीं होगा, तो कहने बड़ा एंग्शियस है बंदा, ज़्यादा देर बैठ नहीं सकता, फोकस करने में मुश्किलात होती हैं। लेकिन जो पैनिक अटैक जो है ये आपको तब होता है जब आप लंबे अरसे तक जो है वो या तो एंग्जाइटी के किसी डिसऑर्डर का शिकार हैं, मिसाल के तौर पर आपको OCD है, आपको कोई ट्रॉमा जो है आपने फेस किया है, आपके अंदर कोई फियर एंड फोबिया जो एग्जिस्ट करते हैं, या फिर आपके अंदर जनरलाइज एंग्जाइटी है, तो इन चारों ही कैफियतों के अंदर पैनिक डिसऑर्डर जो है वो डेवलप हो सकता है। और होता क्या है कि जब पहली दफ़ा किसी को पैनिक अटैक आता है तो उसको लगता है कि लो जी मैं तो गया, तो वो फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचता है, और 70% जो दिल के अस्पतालों की इमरजेंसियां हैं वो पैनिक डिसऑर्डर के मरीजों से या पैनिक अटैक वालों से भरी होती हैं। लेकिन जब आप जाते हैं उसको एक दफ़ा ज़रूर चेक करा लेना चाहिए, और अगर वो एक दफ़ा क्लियर आ गया है तो इसका मतलब ये है कि अब आपको फौरी तौर पे साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करना है, क्योंकि ये इसका अब लोग क्या करते हैं कि वो लंबे अरसे तक जब भी ऐसा होता है तो वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, और उसके बाद अगर ऐसी जगह ट्रैवल नहीं करते जहां करीब कोई अस्पताल मौजूद नहीं है, क्योंकि जो मौत का खौफ है या सेहत ख़राब होने का खौफ है वो उनके ऊपर तारी हो चुका होता है। सो लेकिन जब आपकी ये कैफियत, जब आप बार बार जाते हैं, आपको बार बार अटैक होते हैं और आप फंक्शनल नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके पैनिक अटैक्स जो हैं वो अभी पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। ओके, तो क्या अगर फिर फौर हम इसके इलाज की तरफ या डॉक्टर की तरफ हम ना जाएं, इलाज इसका ना करवाएं, तो क्या ये जानलेवा या ख़तरनाक साबित हो सकता है कि ये काफ़ी पेचीदगियाँ क्रिएट कर ले लाइफ में? देखिए, होता क्या है कि जब आपको एंग्जाइटी बुनियादी तौर पर होती है तो आपका जो एक फ़ाइट और फ्लाइट सिस्टम है, आपका जो एक जज्बात का सिस्टम है, वो बिला वजह एक्टिव होता है। जैसे अगर आप कोई वॉशरूम के अंदर कोई टूटी लीक हो तो आप उसको टाइट करना चाह रहे हो, फुल टाइट के बाद भी एक एक कतरा उसमें से, तो यूं जब हमारा एड्रेनलिन जो है वो ड्रिप करता रहता है हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो हमें आसपास के हालात अच्छा होने के बावजूद भी बिला वजह का खटका लगा के रखता है, हमारे स्ट्रेस के लेवल को ऊपर ले जाता है, और हम उसकी रियलिटी को पहचान नहीं पा रहे होते। और ये जो जब ये होता है, एड्रेनलिन का ये फ्लो ज़्यादा हो जाता है सिस्टम के अंदर और कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, तो मनफी सोचें चलना शुरू हो जाती हैं, और जो हमारा एक और हार्मोन जो कि बहुत अहम है इस सिस्टम में, वो इफ़ेक्ट होता है, उसे सेरोटोनिन कहते हैं। क्योंकि सेरोटोनिन ने मैदे के अंदर रह के, गट के अंदर रह के हमारी डाइजेशन के अंदर हेल्प करनी है। लेकिन जब उसको ये पैगाम जाता है कि देयर इज सम क्राइसिस गोइंग ऑन इन द ब्रेन, दिमाग के अंदर, तो सेरोटोनिन ब्रेन की तरफ ट्रैवल करता है, क्योंकि उसका यही पर्पज़ है कि अगर इमरजेंसी है तो ट्रैवल कर जाओ। और यूं अमूमन एंग्जाइटी के मरीजों के अंदर जो मैदे के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो असल में चूँकि मैदे का मसला नहीं होता, एंग्जाइटी का मसला होता है, लेकिन उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मिलता है और एंग्जाइटी के उसको जो है वो एड्रेस नहीं किया जाता, तो उन दवाइयों से फिर उनका मैदा इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, और फिर उनको अलहदा से मैदे के डिसऑर्डर्स। तो नेचुरली क्योंकि एंग्जाइटी जो है ये एक साइकोसोमैटिक इफेक्ट देता है, पैनिक जो एक साइकोसोमैटिक इफेक्ट है कि मसला दरअसल दिमाग में है, लेकिन उसके सिम्टम्स जो है वो फिजिकल यानी साइको और सोमैटिक को वो एसोसिएट कर लेता है। और जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ है तो ये एक जिस्मानी मसला है, लेकिन ये आपकी जहनी सेहत को भी तो ये इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, सो नेचुरली फिर अगर एक चीज़ जो है वो मसला लंबे अरसे तक रहता है और आप उसको हल नहीं करते तो वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। ओके, अच्छा, क्या इसके प्रॉपर मालूम करने के लिए कि क्या हम एंजाइटी या ये पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर का शिकार तो नहीं, तो क्या कोई टेस्ट वगैरह होते हैं? असेसमेंट होती है, क्योंकि साइकोलॉजी के अंदर ये ब्लड सैंपल की तरह लेबॉर्ट्री से हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिलती। इसके अंदर जो है वो एक मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग होती है, बातचीत होती है,
जिससे कि थेरेपिस्ट को ये अंदाज़ा होता है कि इसको जो इसका डिसऑर्डर है, इसकी तकलीफ है, इसको कौन सी कैटेगरी में रखना है। अगर वो पहले आपने जिक्र किया ना कि लोगों को अगर इस तरह के कोई पैनिक अटैक्स आते हैं तो ऑब्वियसली वो सांस का फूल जाना या बार बार वो घबराहट का महसूस या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होना, तो वो हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो अब वो समझे कि इसको कोई उसका टेस्ट तो ये है ना कि जब आप अस्पताल जाते हैं और बाकी टेस्ट ठीक हैं तो समझ जाएं कि ये पैनिक का मसला है, ठीक है, ये पैनिक अटैक था। और जब पैनिक अटैक है तो फिर आप एग्जैक्टली जाते हैं और जब साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट उसको इवेलुएट करता है तो वो उसको ट्रैक डाउन करता है कि आपकी लाइफ के अंदर क्या क्या इवेंट्स हुए हैं, क्या क्या सिचुएशंस हुई हैं, क्योंकि उसके एक्सपीरियंस के अंदर होता है कि कैसे उसको डायग्नोज करते हैं। और फिर वो आपको एजुकेट करना स्टार्ट करता है और आपको बताता है कि कैसे आप जो है वो अपने साथ कम्युनिकेट करके और अपने साथ कुछ प्रैक्टिसेस करके आप अपना जो सिस्टम है, जो आपकी वो जो टिप टिप ड्रिप हो रही है, ठीक है, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल करना है और अपनी ज़िंदगी के ऊपर उसको असरअंदाज नहीं होने देना। कुछ केसेस के अंदर ये भी होता है कि जो एंजाइटी, ख़ास तौर पर अगर एंजाइटी जो है वो एंजाइटी पैनिक अटैक्स के बाद एक पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो फिर वहाँ पर जो है वो SSRI और जो बेंजोडाइज़ेपिन्स हैं उनका एक कम्बिनेशन भी देना पड़ता है उनको शॉर्ट टर्म के लिए, ताकि उनको हेल्प जो है वो मिल सके, क्योंकि ये फिर मरीज़ की कैफियत पे डिपेंड करता है कि मसले की इंटेंसिटी कितनी बढ़ चुकी है। लेकिन जो 80% केसेस हैं उनको आप जो है वो काउंसलिंग के ज़रिए जो है वो डील कर सकते हैं। और अगर वो पहले ही ऐसी सिचुएशन के बाद आ जाएँ तो वो राइट टाइम होता है और सबसे आसान होता है उसको मैनेज करना, उसमें रिकवरी सबसे अच्छी होती है। मुसलसल जो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं या बार बार पैनिक अटैक्स आते हैं, तो अगर वो फिलफॉर इसका इलाज या काउंसलिंग की तरफ या किसी साइकोलॉजिस्ट से, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट नहीं कर रहा, तो क्या मज़ीद उसकी मेंटल हेल्थ को ये डिस्टर्ब कर सकता है या क्या इसके मज़ीद इसके कॉम्प्लिकेशन? ये आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल पूछा, क्योंकि जो एंजाइटी है वो जब ट्रीट नहीं होती तो फिर वो डिप्रेशन का शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसके साथ इंसोम्निया होना शुरू हो जाता है, उसके साथ जो आपको रूमिनेशन यानी दिमाग में जो मनफी गर्दिशी सवालात हैं और नेगेटिव जो है वो गर्दिश करने लगते हैं, फिर आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, आप क्योंकि लोगों की तरफ जाते हैं तो आपको लगता है शायद ये कोई आप ही के बारे में बात कर रहे हैं, शायद ये आपके ख़िलाफ़ कुछ हैं, तो ये जो है आपकी कैफियत आती है। फिर आप से अगर कोई पूछेगा भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो आप उसको छुपाने की कोशिश कर, तो ये आपके अंदर जो है जो आपकी दुनिया के साथ कोपिंग मैकेनिज्म है, जो आपके सारे का सारा एक ब्रेन और माइंड का एक कॉम्बिनेशन है जो काम करता है, तो ये उसको बहुत बुरे तरीके से मुतासर करना शुरू हो जाता है। और देखिए असल चीज़ ये है कि जब तक आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होगी आप लाइफ में फुली फंक्शनल नहीं हो सकते। अच्छा, हम तनाव से मेंटल हेल्थ को हम इतना लाइट क्यों लेते हैं? जैसे बॉडी में अगर कोई मसला होता है या फ्लू, फीवर, सर दर्द इवन हो तो हम बड़े वो हो जाते हैं, कोई ना कोई दवाई खानी चाहिए। बार बार अगर हमें फीवर हो रहा है, फ्लू हो रहा है, तो हम फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं कि बार बार ये मसला क्यों हो रहा है। तो दिमाग भी तो हमारी बॉडी का एक बड़ा अहम ऑर्गन है, अहम हिस्सा है ये, तो इसको नज़रअंदाज क्यों कर देते हैं कि अगर इस तरह के हमें थॉट्स आ रहे हैं या मुसलसल एंजाइटी में रह रहे हैं या लाइफ में कोई भी ट्रॉमा हो सकता है जो हमें बार बार डिस्टर्ब कर सकता है, तो हम जाके क्यों किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाते? इतना लाइट क्यों लेते हैं मेंटल हेल्थ को? देखिए, इंसान जब आया तो जानवरों से भी मुख्तलिफ था कि उसकी अकल का निज़ाम था और वो इवॉल्व हुआ, डेवलप हुआ, और 1992 तक जो है से पहले तक इस टॉपिक के ऊपर कोई बात नहीं होती थी। और 1992 में यूएन, चूँकि उन्होंने हर चीज़ का ठेका उठाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हम मेंटल हेल्थ का भी एक डे मनाएंगे जो कि अक्टूबर की 10 अक्टूबर को जो है वो मनाया जाता है। तो वहाँ से जो है इसकी अवेयरनेस 92 के बाद से होना स्टार्ट हुई है। और हम जो है वो ज़्यादातर इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि आप पढ़ लो, आप कुछ बड़े इंसान बन जाओ, आप ये तो, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि वो बनाने के लिए जो हमने स्ट्रेटजी या तरीक़ाकार इस्तेमाल किया है या जो इसकी अंदर के एक सेल्फ को या मेंटल हेल्थ को डैमेज किया है, उसको वो रिकवर नहीं कर पाएगा। और फिर जब वो आके रिलेशनशिप्स के अंदर आएगा तो हमें पता लगेगा कि हर महीने इस्लामाबाद में अब 900 डाइवोर्सेज रिपोर्ट होती हैं, यानी हर महीने इस्लामाबाद में 900 डाइवोर्सेज जो है वो रजिस्टर हो रही हैं। तो दैट इज़ ऑन गोइंग एवरेज, हर रोज़ यानी कि 30, ठीक है। तो नेचुरली जब आपके अंदर साइकोलॉजिकल मसले हैं तो रिलेशनशिप जैसा जो जिम्मेदारी है वो आप कैसे उठाएंगे? जब तक आप फुली इंडिपेंडेंट नहीं हैं तो आप इंटरडिपेंडेंस की तरफ कैसे जाएंगे? तो जब दो डिपेंडेंट लोग आपस में मिलेंगे
तो फिर तो फुलझड़ियाँ ही उड़ेंगी। फिर ऑब्वियसली मसला होगा। पाकिस्तान के सिचुएशन देख के जिसमें हम बात करते हैं, ये बढ़ती हुई महंगाई की बात करें, बेरोज़गारी का जिक्र हमें बड़ा सुनने को मिलता है, या ऐसे गैर यकीनी हालात हैं, तो क्या इस सिचुएशन ने भी हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको डिस्टर्ब कर रखा है, जिससे ये एंजाइटी या डिप्रेशन जैसी चीज़ें हो रही हैं? देखिए, जो हालात होते हैं ना, वो हमारी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं करते। हम उन हालात को डील कैसे करते हैं, इससे तय होता है कि हमारे दिमाग के जो न्यूरो कनेक्शंस हैं वो कौन सी डायरेक्शन में बन रहे हैं। यानी अगर आपको मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान जो है एक बेहतरीन मुल्क है, ठीक है, और यहाँ पे आपको तरक्की भी मिलेगी, हर चीज़ मिलेगी, तो आप पाकिस्तान के मुतालिक कैसा फील करेंगी? अच्छा ना, और आप पाकिस्तान में रहना चाहेंगी, ठीक है। लेकिन अगर जनरल जो है वो लोगों की गुफ्तगू क्या होती है कि पाकिस्तान अच्छा मुल्क नहीं है, यहाँ हालात ही अच्छे नहीं है, यहाँ पे ये अच्छा नहीं है, यहाँ वो अच्छा नहीं है, और जब आप ये सोचेंगे तो पाकिस्तान के बारे में अच्छा महसूस नहीं कर सकते और आप यहाँ रहना नहीं चाहते। सो ये जो मुल्क है ना, इट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा, थोड़ा सा हमें माजिद साहब ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हम आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, यहीं से हम जानेंगे कि जो हालात है ये किस तरह से हमारी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या किस तरह हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। आज का दूसरा टॉपिक जिसमें हम बात कर रहे थे पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी, इसको हम समझने की कोशिश कर रहे थे और इसका जो कनेक्शन है हमारी लाइफ के साथ उसको ज़रा हम डिफ़ाइन करें। डॉक्टर तलाल ज़ुबैर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, हम ज़रा जो पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, जो हालात है, उस पर हम बात कर रहे थे कि क्या वो भी हमारी जहनी सेहत को मुतासर करते, तो आप हमें गाइड कर रहे थे। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि जो हालात हैं इटसेल्फ वो इतना मुतासर नहीं करते, लेकिन आप उन हालात के लिए करते क्या हैं या कुछ नहीं कर पाते, ये जो डिटर्मिनिंग फैक्टर है आपकी जहनी सेहत सोच क्या रहे हैं। अगर आप जो है वो हर चीज़ का एक मनफी पहलू देखेंगे तो आपके दिमाग के अंदर जो सोचों के कनेक्शंस बन रहे हैं वो मुस्बत होंगे या मनफी होंगे? मनफी होंगे ना। लेकिन अगर आप जो है वो हर एक मसले के अंदर अपॉर्चुनिटी तलाश करते हैं, उसमें घुस के उसको हल करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी में लेवल अप होते हैं, तो ये है तरक्की करने का तरीका। और यहाँ पे भी रहते हुए जो लोग ऐसा कर पाते हैं वो कर लेते हैं। पाकिस्तान के जो हालात हैं ना, वो यूँ मुख्तलिफ हैं हमारे हमसाया मुल्क से, कि हमसाया मुल्क के अंदर जो आवाम है जनरली वो बहुत गरीब है, लेकिन हुकूमत के पास काफ़ी पैसा है। पाकिस्तान के अंदर जो आवाम है वो बेइंतहा अमीर है, लेकिन हुकूमत गरीब है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, अच्छी एजुकेशन चाहिए, आपको प्राइवेट सेक्टर का रुख करना पड़ता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यहाँ बहुत इस्टेब्लिश्ड है और जो करना चाहता है या कर पाता है तो वो करता है। लेकिन जो मैसेज हैं अभी भी, क्योंकि एक बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है, तो उनमें से भी तो देखें ना कि वो जो कहते हैं ना कि स्लम डॉग मिलियनियर्स बनते हैं, कि वो लोग जो है वो कूड़े के इर्द गिर्द पले बड़े होते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल के भी तो तरक्की कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि वो एस्पेक्ट देख लेते हैं कामयाबी का, जिसके ऊपर चलने से कामयाबी मिलती है। और जब हम वो एस्पेक्ट नहीं देख पाते तो फिर जो है वो हो जाती है, जो हमारी अक्ल होती है ना, वो महव तमाशा होती है, वो खुद का ही तमाशा देखती है और वो ज़हनी से इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है। और जो आप नेगेटिव सोच रहे होते हैं, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स होती है, आप इरिटेटेड होते हैं। आप देखें पाकिस्तान का कितना परसेंट जो ब्रेन ड्रेन है वो होता है हर साल, ठीक है। आपके टॉप नॉच ऐसे इदारे जहाँ के सरकारी हैं, जहाँ पे सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च करके आपको डॉक्टर बनाती है, आपका 5 साल का बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, लेकिन और उनको ख़ास पे नहीं करना पड़ता, लेकिन वो मुल्क बदर हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि वो कंट्री रनअवेज हैं वो मुल्क से भाग जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये सारा दिमाग पाकिस्तान के पास हो तो ये जो है वो दुनिया के अंदर अपनी इस विजडम की वजह से बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है। अच्छा, एक और चीज़ बताइएगा कि जो हमारे नौजवानों में एक और आदत बड़ी पड़ी हुई है कि रात को प्रॉपर नींद नहीं करना, यानी देर रात उन्होंने जागते रहना है, लेट सोना है, फिर सुबह लेट उठना, या नींद का पूरा ना होना, या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये किस तरह से दिमागी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, बड़ी सादा सा उसूल है कि 2 हार्मोन्स हैं, इनको समझ लें कि मेलाटोनिन है जो कि कुदरती हार्मोन हमारे अंदर है, और ये रेगुलेट होता है सूरज ग़ुरूब होने से, और ये हमारी नींद के लिए ज़िम्मेदार होता है। और एक जो है वो हार्मोन है कार्टिसोल, जो कि हमारा स्ट्रेस हार्मोन भी है, ये ऑटोमेटिकली रिलीज होता है सूरज के तलू होने के साथ। तो यही हमारा स्लीप साइकिल है।
ये नेचुरल स्लीप साइकिल है। हाँ। हमने तो आर्टिफिशियल लाइटें लगा के और अपने स्लीप साइकिल को या डिवाइसेस की वजह से चेंज कर दिया है। तो देखिए, जो बच्चे अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा रखते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं, पढ़ाई पे तवज्जो देते हैं, पेरेंट्स रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं, बाहर अपने चॉइस ऑफ फ्रेंड्स अच्छी रखते हैं, अच्छी आते तहजीब सीखते हैं, अपने वक्त को ज़ाया नहीं करते, फोकस्ड रहते हैं, एक बैलेंस ज़िंदगी गुजारते हैं, तो उन बच्चों के अंदर वैसे ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होते। तो जब आप ये चीज़ें नहीं करते और अगर आप थोड़े बहुत भी प्रोन है किसी साइकोलॉजिकल मसले के, तो वो आपका ट्रिगर कर जाएगा। सो हमें जो इन्वायरमेंट है, अगर अपने दिमाग को हम अच्छी दें, तो अगर कुछ ट्रिगर होना भी हो तो वो नहीं होगा। लेकिन अगर हमने इन्वायरमेंट ख़राब दी है तो हम ना होने वाले डिसऑर्डर को भी गले लगा रहे होते हैं। सो अपने लाइफस्टाइल पे काम करना, यानी जेन जी और अल्फ़ा के लिए तो मैं ये कहता हूँ कि तारीख चेंज होने से पहले भी सो जाओ तो बड़ी बात है। यानी जिस दिन आप जागते हैं उसी दिन सो जाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं। तो ये एक जो है वो सवाल है। लेकिन जो लोग ये कर पाते हैं आज भी इन्हीं जनरेशन के अंदर से, आप देखें ना उनकी ज़िंदगी का मेयार कितना ऊपर है, उनके चेहरे पे एक इत्मीनान है, तसल्ली है, ठीक है। लेकिन जो ये नहीं कर पा रहे होते वो तकलीफ़ के अंदर होते हैं और उनको मुश्किलात हो रही होती हैं। अच्छा, ऑब्वियसली ये चीज़ हम देखते भी हैं कि देखिए वो एक अजीब से वो चिड़चिड़ापन का शिकार हुए होते हैं, उनका जो मूड स्विंग या उनका मूड है वो बड़ा अजीब सा हुआ होता है। बात उनसे करे तो वो ऐसा लगता है कि आगे बस मारने पे आ जाएंगे, यानी इत्मीनान में वो एक सब्र उनमें नहीं रहा, वो खुश इखलाकी उनमें नहीं रही। तो क्या पेरेंट्स भी इस चीज़ पे फोकस नहीं करते? क्योंकि देखिए, मैं लिटरली अगर अपनी एग्जांपल दूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि काम की वजह से कभी महीने में एक आधी दफ़ा नींद डिस्टर्ब हो जाए, पूरी ना कर सकें, या ये बीच में कोई ना कोई इस तरह की रूटीन आ जाए, तो लिटरली इतना दिन डिस्टर्ब गुजरता है कि आप प्रॉपर फोकस नहीं होते, आप काम नहीं कर पाते। और इन बच्चों का, इन नौजवानों का तो ये मामूल है डेली कि आप नींद पूरी नहीं करनी या रात को लेट नाइट जो है वो जागते रहना। आपकी तरफ कोई जिम्मेदारियां भी तो नहीं ना पूरी फिर करते, उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को बहुत अच्छे तो नहीं होते, और वो जो टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं उठने के ऊपर, जागने के ऊपर, चॉइस ऑफ फ्रेंड्स के ऊपर, पढ़ाई के फोकस के ऊपर, तो ये सारी चीज़ें इफेक्टिव होती हैं। सो ये उन्हीं बच्चों की ठीक होती हैं जो अपने लाइफस्टाइल्स को ठीक रखते हैं। देखिए, पेरेंटिंग की जो जिम्मेदारी है अब ना पहले वाली बातें नहीं रही। जैसे आप 1980 मॉडल की गाड़ी नहीं रखना चाहते, 2025-26 की रखना चाहते हैं, तो पेरेंटिंग भी 1980 की छोड़ दें और 2025-26 के अंदर आ जाए। और यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है कि जब आपका बच्चा 6 माह की उम्र से लेके 11 साल की उम्र तक उसकी जो एग्जेक्टिव मोटर फंक्शनिंग स्किल्स पे आप काम करें, जो एज अप्रोप्रिएट होती हैं 13 हैं, और कोई 6 माह से 2 साल की ब्रैकेट में है, कोई 3 साल से 5 साल की है, इनको समझें कि ये क्या है और अपनी भी ये कमियां दूर करें, उनको भी इस पे पेरेंटिंग करें। दूसरे नंबर पर जो आदतें बच्चे के अंदर 5 साल तक पहले पैदा हो चुकी होती हैं, वो 7 से 8 साल तक पक्की होती हैं और उन्हीं को बड़े लेवल पे वो टीनेज के अंदर लेके एंटर होता है, वो आगे कंटिन्यू करता है उसको। सो हम कहते हैं अभी छोटे, हाँ बच्चे हैं, बड़े होंगे तो सीख जाएंगे। हाँ। ये एक पूरे इनके अंदर एक कंप्लीट इंसान है, ठीक है। अब ये छोटे नहीं रहे, वो लर्न कर रहे हैं। तो और वालिदैन जब टीनेज में बच्चा एंटर होता है तो उनके हाथों के तोते क्यों उड़ जाते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि ये क्या हो गया, हुआ क्या है? हम तो समझ रहे थे कि, लेकिन अचानक जब हमारे सामने खड़ा हो गया है, बेटा कद भी ऊंचा हो गया, आवाज़ भी भारी हो गई, दाढ़े मुझे भी आ गए, तो वो कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी, आपको क्या मसला है, आपको क्या लेना देना। तो ये एक वालिदैन की तो समझ ही नहीं आती कि अब क्या करें, मारें पीटें, क्योंकि अब पेरेंटिंग में मारने पीटने की भी गुंजाइश आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही है। और बच्चे जो है वो चाइल्ड राइट्स याद है, हम तो बड़े हुए, यकीन जाने बड़ी कुट खाई है हमने तो मार खा खा के बड़े हुए। ये जनरेशन जो है ना, जो कि अब अगर 40s में है या लेट 30s में है, तो इन्होंने वालिदैन से भी कुट्टे खाई और बच्चों से भी खा रहे हैं। यानी ये पिसी हुई जनरेशन, जो बेबी ब्लूमर्स है ना, ये पिसी हुई जनरेशन दोनों से। अच्छा, एक और चीज़, कैफीन का जो ज़्यादा इंटेक है या एनर्जी ड्रिंक्स का या डिफरेंट ड्रग्स में हमारे नौजवान लोग जो है मुब्तला हो जाते हैं, या ये जो आपकी सिगरेट नोशी है, इस तरह की चीज़ें, इससे भी ये पैनिक अटैक्स, एंजाइटी या इस तरह के सिम्टम्स जो है ना उनको बढ़ावा मिल सकता है। बहुत आपने अच्छी जो है वो बात पर रोशनी डाली कि डेफिनेटली, देखिए जो चाय है वो हज़म होने में लेती है तकरीबन 12 घंटे, ठीक है। एक कप चाय का, एक कप चाय, ग्रीन टी जो है वो 4 से 5 घंटे लेती है, कॉफ़ी भी इतनी लेती है। एक जो डाइट कोक है उसके अंदर, यानी एक टिन के अंदर जो है वो 45 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होती है, ठीक है।
तो आप उसको डाइट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है? डाइट के। तो रेगुलर जो है वो उसमें तो तो कुछ इसी ज़्यादा ही तरीके से जो डिफरेंट जो आपकी स्टिमुलेंट्स हैं, हाँ। जो चाय कॉफ़ी से स्टार्ट होते हैं और फिर कोई रिटालिन लेता है, विटामिन लेता है या आइस लेता है या Different, लेता हाँ। है डिफरेंट जो भी स्टिमुलेंट्स वाले ड्रग्स हैं, तो उससे जो है आपकी ज़िंदगी की तबाही शुरू हो जाती है। और मैंने ये चीज़ देखी है कि जो लोग डुअल डायग्नोसिस के साथ आते हैं, स्पेशली एंग्जाइटी बेस्ड और एडिक्शन के उस कम्बिनेशन के साथ, तो रिहेबिलिटेशन के अंदर भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है एज़ कम्पेयर टू किसी ऐसे बंदे के जो खाली एंग्जाइटी का मसला हो या खाली एडिक्शन का मसला हो। ओके। अच्छा, अब ख़वातीन या मर्दों की बात की जाए तो किस में एंजाइटी या ये पैनिक डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है? ख़वातीन में क्यों? एंग्जाइटी का मसला जो है वो ख़वातीन के अंदर कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि उनको अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो है वो ऐसे चंक्स मिल जाते हैं जहाँ वो बैठ के 2-2 घंटे सोच सकें। प्लस जो मेल होते हैं ना वो सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं, जबकि फ़ीमेल जो हैं वो बाय नेचर इशू ओरिएंटेड होती हैं। वो सीख सकती हैं सोल्यूशन ओरिएंटेड होना, लेकिन दैट इज़ नेचर, दिस इज़ कुदरत ने उनको ऐसे। तो अब घर में आप हैं, अब बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी किस पे? बच्चों के जो मामलात हैं वो बाप से डिस्कस करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन लॉज के साथ मामलात किसके हैं? घर में काम वाले बाकी मैनेज, तो ये सारी की सारी चूँकि उसका वो एक माइक्रो मैनेजमेंट थ्रू आउट चल रही होती है, तो नेचुरली अगर आपसे चीज़ें अच्छी मैनेज हो रही हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, और अच्छी मैनेज नहीं हो रही तो फिर आप जो है वो बेचैनी का जो है वो नेचुरली शिकार होते हैं। सो इसी तरीके से जो चाय कॉफ़ी है, जब एंग्जाइटी के लोग पीते हैं जिनकी ऑलरेडी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है और नींद उनकी कच्ची होती है, तो उनकी जो फिर नींद है वो 7-8 बजे जो है या 9 बजे जो नेचुरल स्लीप साइकिल पे आनी चाहिए, वो आपको रात को 2-3 बजे तक आती है। और प्लस आप ये तजर्बा करके देख लें कि आप शाम को या थोड़ी लेट चाय पियों फिर आप सोएं, आपकी जो स्लीप की क्वालिटी होगी उस रात को बहुत अच्छी नहीं होगी। नहीं, आप सुबह उठेंगे आप फ्रेश नहीं होते, ये लिटरली नहीं आए, क्योंकि आपका वो सिस्टम अलर्ट होता है। यस, ये मैंने जो है ना वो बिल्कुल अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि जब मैंने सुबह अर्ली उठना होता है तो मैंने कभी भी शाम को रात को चाय कॉफ़ी नहीं लेनी। चाय और कॉफ़ी जो है ना, इट इज़ नॉट अ लैंडिंग ड्रिंक, इट इज़ अ टेक ऑफ ड्रिंक। ठीक है, यानी ये आप सुबह के टाइम पे उठते साथ ही आप ले सकते हैं, हाँ, अगर आपको एक बूस्ट चाहिए। हाँ। ठीक है, लेकिन ये शाम दिन में यानी कि 12 बजे के बाद जो है चाय कॉफ़ी को पीने की चीज़ नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि ऑब्वियसली ताकि आप 10 बजे तक सो सके, नींद अच्छी आपको है। क्योंकि ये होता है कि अगर गलती से हम होता है बैठे हैं किसी कोलीग फ्रेंड्स के साथ तो चाय कॉफ़ी ले ली तो फिर पूरी रात आपने भाई करवटें ही लेनी है, आपको वो डीप स्लीप वाला सिलसिला है वो तो ख़त्म हो जाता है। अच्छा, बचपन के अगर कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ट्रॉमा है, कोई घरेलू झगड़े वगैरह होते हैं या फैमिली आपका इन्वायरमेंट कुछ ख़ास नहीं रहा होता, तो ये जो बचपन की चीज़ें हैं ये भी बड़े होते होते आपके लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं? नहीं, नेचुरली देखिए, कोई जो बच्चा जो कि ट्रॉमा बेस्ड है, जिसने घर में डिसफंक्शनैलिटी देखी है, जिसके माँ बाप लड़ते हैं, उनमें से कोई एक या दोनों सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के साथ मारपीट का रवैया है, या घर के अंदर कोई क्रिमिनल किस्म का एनवायरनमेंट है, या जो बच्चा है उसको प्रॉपर सेफ्टी नहीं मिली और वो सेक्सुअली अब्यूज़ हो गया है, तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये आपके ऊपर ट्रॉमा क्रिएट कर सकती हैं। उसके साथ ग्रोइंग एज के अंदर अगर आपने कोई अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने कोई सैलाब एक्सपीरियंस किया है, अगर आपने अपने सामने कोई किलिंग देखी है या कोई और ऐसा रोड एक्सीडेंट देखा है, तो आपका ब्रेन जो है वो ट्रॉमा को जो है वो लर्न कर लेता है, और ट्रॉमा जो है वो डायरेक्ट जो इफ़ेक्ट करता है वो आपकी फंक्शनैलिटी पे है। सेफ हालात के अंदर जो पीछे की तकलीफ़ वाली सोचें, वो कैफियत है, आपका दिमाग आपको बताता रहता है कि बस ये तुम्हारे साथ हो ना जाए। कोई घर से बाहर जाता है तो आप परेशान हो जाते हैं, बार बार फ़ोन करके चेक करते हैं कि तुम सेफ तो हो। आप अपने घर वालों को मरा हुआ तस्वर करने लगते हैं, किसी हादसे के अंदर देखने लगते हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रॉमा जो है कि उसकी क्या कैफियत है। अब आप देखें कि जो आर्मी पब्लिक स्कूल अटैक हुआ था, वो कितना बड़ा एक पूरा एक नेशनल ट्रॉमा था, और हर एक को अपने बच्चे के लिए वो इनसिक्योर था। वो सोचता था कि हम जाएंगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। सो इट वाज अ नेशनल ट्रॉमा फॉर ऑल ऑफ अस। तो इस चीज़ की जो अब वहाँ के जो सर्वाइवर्स बच्चे हैं, आप सोचिए उनकी क्या, जिन्होंने अपने साथ के उनको देखा होगा इस तरीके से, तो उनकी क्या साइको, टीचर्स की क्या। तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर ऐसे कोई भी एक्सट्रीम या मिनिमम किसी भी लेवल पर, अगर आपका हस्बैंड आपके साथ जो है उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो आपको गाली गलौज करता है, नार्सिसिस्ट है, आपको हिट करता है, तो
वो भी आपका एक ट्रॉमा जो है वो बॉन्डिंग है, ट्रॉमा एक्सपीरियंस है जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, और वो भी आपकी साइकोलॉजी को, तो ट्रॉमा जो है वो तो आप समझ लेंगे, और फिर ये इवेंचुअली पैनिक अटैक्स और पैनिक डिसऑर्डर की शक्ल भी इख्तियार कर लेता है। तो क्या थ्रू काउंसलिंग इस सिचुएशन से निकाला जा सकता है, क्योंकि अगर बहुत ये अच्छे तरीके से। साथ अगर लाइफ भर चले तो ऑब्वियसली ये जिंदगी असल में खासे देखिए मुश्किल हो जाता जितने भी खौफ होते हैं ना, हाँ उनका कनेक्शन एक बड़े खौफ से होता है, और वो है मौत का खौफ। यस और मौत का खौफ एक ऐसी चीज़ है जिसको दूर करने के लिए एक दफ़ा जीते जी मरना पड़ता है, ओहो हो और अपने ही जनाजे को तसव्वुर करना पड़ता है कि आपकी डेड बॉडी पड़ी है और उसके इर्द गिर्द लोग हैं और आप कफन के अंदर हैं, और फिर आपके आसपास के लोग रो रहे हैं, और फिर एक एक्सटेंडेड सर्कल है जहाँ पर लोग चुप करके बैठे हैं और आपस में कोई पानी चाहिए, ये चाहिए, जो भी मैनेजमेंट है उसमें है, और बाहर के लोग हैं जो कि सियासत के ऊपर और मुल्की हालात के ऊपर और अमेरिका ईरान के ताल्लुकात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ देर में आपको जो है वो ले जाएंगे और जाके आपको दफना सही। देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद ये जो आप इतनी खौफनाक पिक्चर क्रिएट कर दी ये फिर खौफ इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये नाज़रीन भी इसको इमेजिन करें, पैनिक अटैक्स आना या पैनिक डिसऑर्डर या एंजाइटी में आप मुब्तला हैं तो कैसे आपको पता चलेगा, और किस तरह से आप इसका इलाज जो है वो यकीनी बना सकते हैं, इसी पे हम बात कर रहे हैं। डॉक्टर तलाल ज़ुबैर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बड़ी एक आपने अजीब सी सिचुएशन क्रिएट कर दी थी कि अपने आप को मरा हुआ हमने देखना है, तो सर इस बात को कंटिन्यू करें। मैं नाज़रीन को थोड़ा सा रिकनेक्ट करता हूँ कि मौत के खौफ को डील करने के लिए आपको एक दफ़ा जीते जी मरना पड़ता है, और आप अपनी मैयत तसव्वुर करते हैं कफन में लिपटी हुई, और आसपास आपके लोग करीबी, और उसके आसपास एक और सर्कल, और बाहर के लोग जो आपस में जनरल गॉसिप और लाइफ के बारे में, कोई कब्र का इंतज़ाम कर रहा है, कोई खाने का इंतज़ाम कर रहा है, और शुरू के कुछ दिन आपको रोज़ याद किया जाता है, फिर हफ्ता छोड़ के, फिर महीना छोड़ के, और फिर आपकी बरसियाँ होती हैं। सो ये मौत की हकीकत है, और जब आप ये तसव्वुर कर लेते हैं ना तो आपके अपनी अंदर की फीलिंग्स काम हो जाती हैं, और फिर आप जो है वो मेडिटेशन को प्रैक्टिस करते हैं, सांस की एक्सरसाइज करते हैं, और अपने और मैनुअल ब्रेन को एक्टिवेट करते हैं हवासे खमसा का इस्तेमाल करते हुए। जैसे आप अपने इर्द गिर्द 5 चीज़ें देखते हैं और उनका नाम लेते हैं, फिर 4 को छूते हैं अपने आसपास और छू के उनका नाम लेते हैं लाउड, और फिर 3 जो है आवाज़ें आप अपने सराउंडिंग में सुनते हैं, उनका नाम लेते हैं, 2 फ्रेगनेंसेस को लेते हैं, हाथ की, परफ्यूम की, इन्वायरमेंट की, कुछ भी, और एक जो फ्लेवर आपके मुंह में होता है आप उसका नाम लेते हैं, और उसके बाद आप जो है वो 10 मिनट तक अपने जहन में कैलकुलेशंस करते हैं, या आप उल्टी गिनती गिन सकते हैं, या कोई भी ब्रेन गेम खेल सकते हैं। 21 मल्टीप्लाई बाय 23 कितना होता है, तो आप बगैर कैलकुलेटर या पेन इस्तेमाल के अपने ब्रेन को फोकस करके जब आप 10 मिनट एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद दोबारा गहरे सांस की मशक करते हैं फॉर नेक्स्ट 30 सेकेंड, तो आप देखते हैं कि वो जो पैनिक की कैफियत है या वो जो एक मौत का खौफ है वो महसूस नहीं हो रहा, वो आपके अंदर से उस वक्त तक निकल चुका होता है। क्योंकि जो भी आपके जज्बात हैं जब आप उनको आइडेंटिफाई करके उनका नाम ले लें, यानी इमोशनल अवेयरनेस आ जाए, तो फिर आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं, फिर आप इस प्रोसेस से लेके जा सकते हैं। तो क्योंकि खौफ में सबसे बड़ा वही होता है जब आप उसी को बयान कर देते हैं और ख़ुद को तसव्वुर कर लेते हैं, तो फिर पीछे क्या रह गया। तो आपकी एक ऑटोमेटिक हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, और आपकी जो इमोशन की इंटेंसिटी है वो 100 से खाली 30 या 40 पे रह जाती है, और 100 पे रेगुलेट करना ईजी नहीं होता, 40-30 पे ईजी होता है। तो जब आप वो करते हैं तो आपकी जो है आपको पता लगता है कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट वर्क्स। लेकिन ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप खाली पैनिक के मौके पे ही प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जब आपको ये खौफ आ रहा होता है, तारी हो रहा होता है कि अब आप दुनिया से गुजर जाएंगे, तो वो जो मोमेंट होता है उसके अंदर खाली अगर आपको वही याद रहेगा जो आपकी पुरानी हैबिट होगी, जो आप रूटीन में करते हैं, यानी अस्पताल भागे, तो अगर ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है इसको हर कोई इंसान दिन में 5 दफ़ा प्रैक्टिस करे और कम से कम 2 महीने तक कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करे, तो वो खुद फील करेगा कि उसको याद रहेगा उसका, यानी मैनुअल ब्रेन जो है उससे ऑटोमेटिक ब्रेन सीख लेगा कि ऐसे पैनिक्स तो वो ऑटोमेटिकली मैनेज हो रहे होते हैं, जैसे कि मेरे और आपके। ओके, ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाता है, ठीक हो गया। अच्छा, कुछ लोग जो हैं वो हजूम से कि जो रश होता है, लोगों का एक मजमा इकट्ठा होना कहीं किसी जगह पे, कोई मार्केट हो सकती हैं, मॉल्स हैं, या अगर किसी इवेंट की बात करूँ उसने स्टेज पे जाना है तो सामने देख रहे कि इतने ज़्यादा लोग हैं, तो उन पे खौफ तारी या ये जो एंजाइटी की सिचुएशन आने लग जाती है, इसको वो कैसे, इस खौफ को कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं?
देखिए जनरलाइज एंजाइटी जो है, जो एंजाइटी की 4 में से एक किस्म है, उसके आगे फिर सब टाइप्स ऑफ एंजाइटीज़ हैं। जैसे कि सोशल एंजाइटी है, आपको पब्लिक प्लेसेस पे जाना अच्छा नहीं लगता, आपको बंद कमरे के अंदर बेचैनी होती है, आपको स्टेज पे जाके बात करने का फियर होता है। तो ये जितनी भी आपकी कैफियत होती हैं ये एंजाइटी का हिस्सा है, ठीक है। और इसको भी एड्रेस करने का तरीका ये है कि जो आपका सबसे बड़ा फियर उस वक्त होता है, यू से इट आउट लाउड। जैसे अगर आप कोई 700 के मजमे के सामने हैं और आप बात कर रहे हैं कोई CSP ऑफिसर्स के साथ, आप उनको ट्रेन कर रहे हैं, आपको पता है कि सारे के सारे इलियट ब्रेन है पाकिस्तान का, टॉप ब्रेन है। तो जब आप उनको एड्रेस करेंगे तो आपके अंदर एक थोड़ी सी बेचैनी होगी। तो आप ओपनिंग ही ऐसे करते हैं कि आप लोग जो है वो यू आर द टॉप ब्रिलियंट ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, द क्रीम ब्रेन ऑफ पाकिस्तान, और आप लोगों से जो बात करते हुए मुझे खुद जो है वो बेचैनी का एहसास हो रहा है। हालांकि हमारा आज का टॉपिक तो था ही पैनिक डिसऑर्डर। तो अब समझते हैं, तो अब आपने जब अपने फियर को यूँ कह दिया ना, नाउ योर फोकस इज ऑन द सोल्यूशन नॉट ऑन द प्रॉब्लम एनीमोर। सो यू कैन ऑलवेज ट्रेन द ब्रेन, यानी ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे दिमाग को चलाता है, जिसको जहन कहते हैं। जैसे हमारा टेलीफोन होता है ना, तो उसके पीछे कोई उसका ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है मोबाइल फ़ोन का या कंप्यूटर का। इसी तरीके से जो हमारा दिमाग है यानी ब्रेन है फिज़िकली, उसको एक सॉफ्टवेयर चलाता है जिसको हम पकड़ नहीं सकते, जिसको जहन या माइंड कहते हैं। तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी है, या जो मैं बातचीत कर रहा हूँ, ये जो थेरेपी है, ये ब्रेन के ऊपर नहीं असर करती, ये माइंड सेट के ऊपर इफेक्ट करती है। और जहनी बीमारियों के अंदर जो है वो 80% केसेस के अंदर माइंड सेट चेंज करने से ही मसला हल हो जाता है। सो दिस इज हाउ काउंसलिंग एंड थेरेपी वर्क्स। ओके, अच्छा, हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं वो अपने इस खौफ को, इस फेयर को, जो सोशल की हमने बात की कि उनको सोशल एंजाइटी होती है, स्टेज पे जाने का उनको फेयर होता है, बोल नहीं पाते लोगों के सामने, या इवन कुछ लोगों को कैमरा फेयर भी होता है। अगर हम उनको शो के लिए बुलाते हैं तो इससे भी उनके जब पसीने, मैं भी अपने पहले शो के अंदर गया था तो मेरे अंदर से पसीने निकल रहे थे। तो ये चीज़ होती है। मुझे याद है कि वो जो लाइट और पूरा जो स्टूडियो का जो इम्पैक्ट था, स्टूडियो में एंटर होते ही तो वो घबरा जाते हैं। और मैंने जो है वो अपने होस्ट जो थी सामने, मैंने उनसे ये बात शेयर की कि इस तरीके आपको से, तो पता था ना कि किस तरह कंट्रोल करना है, हर बंदे को नहीं पता होता। हालांकि ये बड़ा ठंडा होता है स्टूडियो और सर्दियों का मौसम भी था। लेकिन तो उसके उसके बावजूद पसीने जो है, क्योंकि ये एक नेचुरल वो, लेकिन वंस यू टेल योरसेल्फ, यू टॉक अबाउट इट, तो द इफेक्ट गेट्स लोअर और आप फिर थोड़ी रेगुलेट कर लेते हैं, ब्रीदिंग कर रिलैक्स हो गए। प्लस अब आपका फोकस आपके नॉलेज और अकल के निज़ाम पे है, क्योंकि जो एंजाइटी की कैफियत है ये आपके जज्बाती निज़ाम को हाइपर एक्टिव करती है, अकल के निज़ाम को शट डाउन कर देती है। क्योंकि जज्बाती अकल के निज़ाम में से एक चीज़ को चूज़ करना होता है। जब आप अकल के निज़ाम को, जब जज्बात के निज़ाम को एड्रेस कर लेते हैं तो फिर वो पैसिफाई हो जाता है और अकल फिर काम करती है। क्योंकि हमने देखा है ना, अगर हम स्टूडियो की एग्जांपल ले लें तो मतलब हाईली एजुकेटेड और जो है वो पढ़े लिखे लोग आके जब इस कुर्सी पे बैठ रहे होते हैं और मैं उनको देख रही होती हूँ, आप देख रहे स्टूडियो कितना ठंडा है, इसके बावजूद उनके पसीने निकल रहे होते हैं और मैं हैरान हो रही होती हूँ कि शायद फिर हम ज़्यादा यूज्ड टू हो गए तो हमें फील नहीं होता। सो हो सकता है उनका फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम हो, उनको ये डर होता है कहीं गुगली ना आ जाए। मतलब अब चूंकि देखें कि वो अपने जिस फील्ड से जिस डिपार्टमेंट में वो उस पर कमान रखते हैं, तो हम उसी से रेलिवेंट सवाल भी करेंगे, कोई हट के तो हम सवाल करने वाले नहीं। इसके अलावा जो है वो लिटरली हम देख रहे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा वो ना स्ट्रेस में होते हैं। देखिए उसकी वजह यह है कि जब वो यहाँ पर आते हैं तो उनको नेचुरली आप लोग सिर्फ एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, ठीक है, जिनको आप पता होता है कि वो इस वजह से मशहूर हैं या उनका कोई कैपेसिटी है इस चीज़ के अंदर बात करने में। तो जब आप उनको यहाँ बुलाते हो, यहाँ पे आके बैठते हैं, तो वो उस वक्त अपने बारे में क्या महसूस कर रहे हैं ये चीज़ डिसाइड करेगी कि अकल का निज़ाम एक्टिवेट होगा या जज्बात का। तो जो आपको फिजिकल सिम्टम्स नज़र आते हैं वो जज्बात का निज़ाम एक्टिवेट हुआ है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि आप एज अ यानी होस्ट जो है, यू कैन मेक देम कंफर्टेबल। यस, हम करते हैं। और आप लोगों का ये, और मैंने देखा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी है और आप करती भी हैं दैट यू मेक द अदर पर्सन कंफर्टेबल। तो ये फिर आप लोगों की पूरी कोशिश, क्या कहूँगा, मीडिया साइकोलॉजी है जो कि वर्क करती है ऑब्वियसली। क्योंकि देखिए हमारा लाइव चल रहा होता है तो हम भी ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो गेस्ट है हमारा परेशान हो रहा है, तो ऑडियंस भी कहेगी कि ये किस तरह के बंदे को बुला लिया। उनको आप कनेक्ट कर देते हैं ना, आप कनेक्ट करते हैं कि
यानी जैसे कि आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप बताते हैं ना कि ये है इनकी ये एरिया ऑफ एक्सपर्टी है, इन्होंने यहाँ पर ये काम किया है, तो अब आप उनका रुझान जो है वो उनके अचीवमेंट्स की तरफ डाल रहे हैं। तो आपने उनके अकल का निज़ाम एक्टिवेट कर दिया है। जब आते हैं वो इतना स्ट्रेस होते हैं, जैसे शो खत्म होता है जाते हैं वो इतना रिलैक्स हो चुके होते हैं। और आप देखें आते साथ ही कोई पिक्चर की बात नहीं करता है, जाते लोग जरूर करते पिक्चर होनी चाहिए। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इसी हवाले से सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि एक तो आपने ये प्रैक्टिस बताई कि हमें जिस चीज़ का डर है वो हमें बयान कर देना चाहिए, बोल देना चाहिए। अब ये प्रैक्टिस हर एक को नहीं पता होती है, ऑब्वियसली अगर वो अवेयर हो तो ये वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन हमारे माइंड में जो चीज़ आ रही होती है, कुछ स्पेसिफिक टैबलेट्स हैं जो लोग खा लेते हैं कि उन्हें अगर शो में जाना है, उन्हें स्टेज पे बात करनी है, ये किसी का इंटरव्यू लेने, इवन एंकर्स की बात करें तो कुछ एंकर्स भी ऐसे हैं, तो ये जो इस तरह स्पेसिफिक कुछ मेडिसिन या टैबलेट्स का यूज़ कर लेना, एंटी एंग्जाइटी पिल्स, एंटी एंग्जाइटी पिल्स होती हैं बेसिकली, वो आपकी जो फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, पल्पिटेशन, ये सारी चीज़ें, जैसे वो ख्वाब आवर गोली होती है जो आपके मसल चूंकि स्ट्रेस के अंदर टेंशन में हो जाते हैं, तो आप जो है उनको रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट कोई भी ले लेते हैं। और लेकिन मसला ये है कि किसी ऐसी दवाई को अगर आप 14 दिन से ऊपर लेंगे तो आपको एडिक्शन हो जाएगी। वैसे तो हमारी अम्मियों के पर्स में तो ये होती ही है लेकिन चीज़ें है कि इसका जो इस्तेमाल है 14 दिन से ज़्यादा वो एडिक्टिव है और किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एंग्जाइटी है और आप खाली दवाई खा रहे हैं तो ये भी जो दी जाती है ये किसी एक एंटी डिप्रेसेंट यानी SSRI के कम्बिनेशन में दी जाती है, अकेली कभी नहीं दी जाती क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप इसको 28 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के ऊपर, खुद से नहीं कि यूट्यूब किया, ChatGPT से ये पूछा। FDA से यूँ अप्रूव्ड है, FDA से ये चीज़ यूँ अप्रूव्ड है। लेकिन यहाँ पे खैर प्रैक्टिस जो भी होती हैं, लेकिन ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए दवाई पे फोकस करेंगे तो वक्त के साथ साथ दवाई को बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, यानी वो डोज आप पे असर नहीं करती क्योंकि टॉलरेंस पैदा हो जाती है ना, एडिक्टिव है वो दवाई, वो एक किस्म का मतलब आई ट्रीट पीपल विद दीज एडिक्शंस। ठीक है, तो और उनको जो है क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाती है, उनको वो नहीं होता, वो ऐसे पेशेंट भी है जो 3 2 पत्ते इकट्ठे खा लेते हैं। ठीक है, ये भी क्योंकि हर एक को तो एडिक्शन नहीं होती, लेकिन अगर एडिक्शन हो जाए तो फिर इट्स वेरी रिस्की है। बड़ा आप बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, बड़ा सुकून आप महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन चीज़ें आप सुकून नहीं महसूस कर रहे होते, आपके सिर्फ सिम्टम्स जो है वो थोड़ी देर के लिए मैनेज होते हैं, फील कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि बस मसल जो रिलैक्स हो जाता है, मसल जो रिलैक्स हो जाता है तो आपको लगता है कि आपका खून का फ्लो ब्रेन की तरफ नहीं जा रहा, इजी हो गया, आप कंफर्टेबल हो गए। लेकिन उसका एक डार्क साइड भी तो है, ये तो गुड साइड थी। और डार्क साइड ये है कि आपको एडिक्शन हो जाती है, आपका मूड ख़राब रहने लगता है, आपको उसके बगैर फिर नींद ही नहीं आती, और आपकी जो ओवरऑल जो लाइफस्टाइल है वो ऐसे ही इफ़ेक्ट होता है जो किसी जो है वो शराबनोशी करने वाले का है, क्योंकि इन दोनों के इफ़ेक्ट सेम है। अच्छा, हमारी जो फैमिली है, जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स आपके वर्किंग प्लेस पे, ये किस तरह आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको बार बार ये पैनिक अटैक्स आ रहे हैं? आपको पता है एक बंदा जो है वो एंजाइटी में है, तो ये जो आपके करीबी ताल्लुकात, रिश्ते हैं, ये कैसे आपकी हेल्प करें, ना कि आपका मजाक उड़ाना शुरू कर दें? देखिए, हेल्प तो वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि उनका रुझान दिला दें कि आप इस चीज़ के लिए हेल्प लें। ठीक है, और ये इनको ना कहें कि तुम ऐसा क्यों करते हो, उनको बुरा भला ना कहें, इस पे डांटे नहीं, और उनसे कहें कि बस ये तुम्हारे दिमाग का मसला है, तुम सिर्फ सोचते ही हो। फिर वो खाली सोचता नहीं है, उसके ऊपर ये कैफियत तारी होती है, और आप जब तक उसकी कैफियत को समझेंगे नहीं तो आप उस पर एडवाइस नहीं देंगे। तो फैमिली मेम्बर्स को करना ये चाहिए कि वो अपने ऐसे पेशेंट्स को जो है वो फौरी तौर पर थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं ताकि उसके उस मसले को हल किया जाए, क्योंकि ना उसके बस में है इस मसले का हल, ना आपके बस में है। वो कह रहा है कि मुझे पैनिक कैफियत है और हम कहते हैं तुम बिला वजह सोचते हो, तो आप सोचे ना कि हम उसके जज्बात को वैलिडेट करें, इनवैलिडेट करें। तो ठीक करने की पहली शर्त यह है कि हाँ तुम ठीक सोच रहे हो, तुम्हारे ऊपर ये कैफियत है, तो चलो हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, मशवरा लेते हैं, राय लेते हैं कि इसको कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो इससे वो आपके साथ चल पड़ेगा और ताल्लुक भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन आप कोसना शुरू कर देंगे कि तुमने मजाक बनाया हुआ है, तुम जानबूझ के ऐसा करते हो, ये सिर्फ तुम्हारा जो है ना ड्रामा है, कुछ ना करने के बहाने हैं, तो यूं फिर आपका ताल्लुक ख़राब होगा और उसकी कैफियत भी।
तो यानी एटलीस्ट आप उसको मस्बत सोच या मस्बत अल्फाज के साथ आप वैलिडेशन दे उसकी। हाँ। अगर वो कहता है कि मैं इस तकलीफ में हूँ, देखिए तो एक्सेप्ट करें अगर कि हाँ, मेरे हो बच्चे सकता मुझे है। ये कहते हैं कि आप हमारी बात नहीं सुन रहे, हाँ। तो फिर मैं पूरी तवज्जो दे के उनकी बात सुनता हूँ। लेकिन अगर उसके बाद भी मैं नहीं सुनूंगा तो उनका रवैया ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उनकी ये फीलिंग हो जाएगी कि हमें वैलिडेट नहीं किया गया, बात नहीं सुनेगी। एग्जैक्टली ये जो सोशल मीडिया की लाइफ देख के हम कंपैरिजन करने लग जाते हैं, मुआवजा अपना और उनका करने लग जाते हैं, इससे भी मेंटल हेल्थ मुतासर होती है ये बहुत ज़्यादा। देखिए सोशल मीडिया की लाइफ जो है वो अब एक ज़रूरी हिस्सा बन गया है हमारी लाइफस्टाइल का, लेकिन ये कभी भी फिज़िकल जो आपकी मेल जोल का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। अगर आप इंतहाई डिप्रेस हैं, आपके बहुत बुरे हालात हैं, फिर कमरे के अंदर महदूद हो गए हैं, लेकिन आपकी सोशल लाइफ जो है वो मीडिया के ऊपर बहुत एक्टिव है, तो ज़्यादातर ये वही लोग हैं जो कि फिर अंदर ही बैठे बैठे खुदकुशियाँ भी कर लेते हैं और बाद में 4 दिन बाद खबर आती है, क्योंकि फिजिकली किसी से मिलते जुलते नहीं है। ये एक नॉर्मल सोच नहीं है, ये एक नॉर्मल ब्रेन नहीं है। दूसरे नंबर पर जो सोशल मीडिया का इफेक्ट हमारे ब्रेन के ऊपर वो ये है कि जब हम दूसरे के अच्छे हालात देख के, अगर किसी ने अपने स्पाउस के लिए अच्छा एक्सप्रेशन दे दिया तो हम बिला वजह सड़ना शुरू हो जाएंगे। हम वो लड़ाइयाँ घर ले घर आएंगे। ले डॉक्टर साहब, आएंगे। आपका पैगाम हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए पैनिक डिसऑर्डर, एंजाइटी या पैनिक अटैक ये कोई जानलेवा चीज़ें नहीं हैं। अगर आपको कभी भी ऐसी कैफियत होती है आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं, एक दफ़ा चेक करा लें। अगर आपके टेस्ट ख़राब हैं तो आप उस चीज़ पे काम करें, अगर टेस्ट ठीक है तो फिर आप फौरी तौर पर थेरेपिस्ट से रब्ता करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तलाल ज़ुबैर साहब। नाज़रीन यकीनन आप अपने टेस्ट भी करवाते रहा करें, अगर बाकी सब कुछ ठीक है तो फिर बाकी आप एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजी से आप कंसल्ट करें। देखें ज़िंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जाने तो जहाँ है, तो खुशियों का ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। आज का अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है। हम ख़वातीन के हवाले से बात करने जा रहे हैं और जो कारोबारी दुनिया है इसमें जो ख़वातीन का रोल है उस पर बात करने जा रहे हैं कि उनके जो उनका किरदार है वो कैसे चेंज हुआ है। रुकावटों की बात करें, देखें मर्दों की बात करें या ख़वातीन की बात करें, जब वो प्रोफेशनल फील्ड में अंदर आती हैं, सोसाइटी में निकलती हैं, तो ऑब्वियसली मुश्किलात तो होती है। लेकिन स्पेसिफिक ख़वातीन के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर वो कारोबारी दुनिया में आती है, अपना बिज़नेस क्रिएट करना चाहती हैं जॉब के अलावा, तो उनको किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है या कामयाबी हासिल करने के लिए किस तरह वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इस कारोबारी दुनिया में अपना नाम, अपना एक मकाम जो है वो बना सकती हैं। ऑब्वियसली अपना जो फ्यूचर है वो हर कोई ब्राइट देखना चाहता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है। तो ज़रा इसी पे हम डिटेल में बात कर लेते हैं और मेहमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं जी, सईदा बुशरा बुखारी साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं बुशरा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। आप ठीक हैं? थैंक यू सो मच आपके वक्त का। बताइएगा कि जब हम कारोबारी दुनिया की बात करते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं, मर्दों ने तो माशाल्लाह अपना नाम मकाम बनाया है, लेकिन अब हमारी ख़वातीन भी पीछे नहीं है, वो भी किसी से कम नहीं है। लेकिन ये बदलते दौर के साथ, बदलते वक्त के साथ क्या जो एक खातून का रोल है, जो एक किरदार है, क्या वो तब्दील हुआ है इस कारोबारी दुनिया के अंदर? क्या उसमें वो एक स्ट्रेंथ या एक जो कहें कि पॉजिटिव एनर्जी जो कि सोसाइटी से डरती है कि मर्द हैं और उसको वो आगे आने का मौका नहीं मिलेगा, तो क्या इस रवैये में कोई तब्दीली आपने देखी है? देखें, अगर हम ख़वातीन की बात करें एज एन एंटरप्रेन्योर, तो इस एस्पेक्ट को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो हम ग्लोबली देखें और सेकंड नंबर पे हम इसको पाकिस्तान के लेवल के ऊपर अगर देखें, तो ग्लोबली भी अगर हम देखें तो हर जगह पर इस वक्त विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है। इसके ऊपर काफ़ी पॉलिसीज़ जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के लेवल के ऊपर और मल्टीपल जितने भी आपके ग्लोबल जो फॉरम्स हैं उनके ऊपर विमेन एम्पावरमेंट की बहुत सी बात होती है और इसके लिए काफ़ी इक़दामात भी उठाए गए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के देखें तो पाकिस्तान में आज से तकरीबन 15-20 साल पहले बहुत लिमिटेड एरिया था जिसमें ख़वातीन जो हैं वो अपनी कारकर्दगी दिखा सकती थी, जिसमें या तो वो हाउसवाइफ है या तो वो एज अ स्कूल टीचर सर्व कर सकती हैं, या वो ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर, सैलून बना लेना। एग्जैक्टली। लेकिन अब अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी में, उसके अलावा क्लोथिंग में, उसके अलावा आप स्मॉल बिजनेसेस जितने भी देख लें, हर फील्ड के अंदर आप देखें, ऐसा डॉक्टर है, वकील है, पायलट है, आपको मल्टीपल फील्ड्स के अंदर आपको मिल रही है। तो इस वक्त ऑब्वियसली हमारी एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन उसके बावजूद ख़वातीन जो है वो बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, हर एक सेक्टर को जो है कवर अप कर रही हैं। और उसमें स्पेशली जो हमारे यंगस्टर्स हैं
उनमें एक एंटरप्रेन्योरशिप की एक बहुत अच्छी जो है वो एनर्जी हमें नज़र आती है कि अगर वो अपनी साथ साथ उन्होंने एजुकेशन भी कंटिन्यू की हुई है, लेकिन उनके अंदर ये जज्बा है कि हमने कोई ना कोई अपना एक साइड बिजनेस ज़रूर स्टार्टअप लेना है कि जब हम एज अ डिग्री होल्डर हो जाएंगे और कम्युनिटी में सर्व करेंगे तो हमारे एक अच्छी बेस बनी हुई हो और एज एन एंटरप्रेन्योर बनी हुई हो। तो और उसके अंदर जो अभी की नस्ल है उसमें जो हम जो मेन चीज़ देखते हैं उनके अंदर इस चीज़ का जज्बा बहुत ज़्यादा है कि हमने एम्प्लॉयमेंट के मज़ीद मौक़े लोगों को फराहम करने, ना कि ख़ुद हमने किसी का एम्प्लॉय बनना है। तो अच्छा, इसमें जब वो ये सोचते हैं कि हमने लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट करनी है, यानी कि हमने जॉब देने वाला बनना है, ना कि जॉब करने वाला, तो ख़वातीन जब कारोबार में आ रही हैं, कोई भी कारोबार शुरू करना चाहती हैं, जब स्टार्ट लेना चाह रही हैं, तो उन्हें जो बेसिक जिन रुकावटों का या जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, मैं चाहूँगी कि आप वो ज़रूर बताएं। देखिए, इस चीज़ को भी अगर हम देखते हैं ना पाकिस्तान के हवाले से, और जहाँ तक मेरा अपना ख्याल भी है, तो इसमें दो किस्म के उनको इनिशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करना पड़ती हैं, जिसमें आपकी एक सोशल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं समाजी लिहाज से अगर हम उसको देखें, और दूसरा जो हमारी फैमिली नॉर्म्स हैं वो सबसे पहले उनको अपने घर से उस चीज़ का इनिशिएटिव लेने में रुकावटें ज़रूर आती हैं। अगर तो वो अनमैरिड है तो पेरेंट्स की तरफ से उसको परमिशन मिलना, दैट कुड बी अ बिग चैलेंज। और अगर वो मैरिड है तो टू कन्विंस्ड हर इन लॉज, वो उसके लिए बिग चैलेंज हो सकता है। फिर साथ साथ इफ़ शी इज़ मैरिज और साथ साथ उनके बच्चे भी हैं, तो मेड्स को ये सब कुछ, यस एग्जैक्टली, तो उसको इक्वली दोनों साइड्स को देखना होगा। तो सबसे पहले तो उसको इस रुकावट का सामना करना पड़ता है। अगर तो वो इस सेगमेंट से जी यहाँ से अगर वो एम्पावर्ड हो और उसको एक अच्छी सपोर्ट हो, तो उसके बाद आपकी जो है वो एक सोशल बाउंड्रीज जो हैं वो अप टू सम एक्सटेंट जो है वो आपको लिमिटाइज्ड करती हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में जितना मेल्स एक अच्छा लिंक और एक ट्रस्टवर्थी लिंक डेवलप कर सकते हैं, फीमेल्स को सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो बिजनेस में इस चीज़ का आता है, एक नेटवर्किंग डेवलप करने में। और आपको पता है बिजनेस इज़ ऑल अबाउट नेटवर्किंग। इफ़ यू हैव अ गुड नेटवर्क देन यू कैन बी इजीली रन योर बिजनेस। सो मेरे ख्याल से तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। ख़वातीन के लिए ये इतना बड़ा चैलेंज क्यों है नेटवर्किंग का? सबसे जो मेन इशू है दैट इज़ द हरासमेंट केसेस। आप छोटे लेवल से देखें और आप बड़े लेवल तक जाएं, अगर वो कोई भी अपना स्टार्टअप लेना शुरू करेगी तो सबसे पहले वो 24 इदारों से NOC अप्रूव करवाएगी, जिसमें मल्टीपल सेक्टर आपके पास आ जाते हैं, और उसमें टैक्सेशन है, FBR है, लाइक एवरीथिंग यू से एंड आई नेम दैट। तो उन सब जगहों पर जाने के लिए, उन चीज़ों को अप्रोच करने के लिए आपको वहाँ पर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में जाके अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। और जब आपको वो विज़िट करना पड़ता है, मेल जो है वो किसी भी तरीके से उसको करवा लेंगे, कोई ना कोई लिंक यूज़ कर लेंगे। लाइक आप बेहतर इस चीज़ को समझ पा रही होंगी जो मैं कहना चाह रही हूँ। लेकिन एक जो फीमेल है वो बहुत ज़्यादा लिमिटाइज्ड होती है अपनी बात को। एक तो डिपार्टमेंट में जाना, दूसरा अगर वो कोई लिंक यूज़ करती है तो वहाँ से भी उसको मसला आएगा। दूसरी बात, अपनी बात को अगर वो एक बहुत ही नरम मिजाजी से बात करते हुए कोई अप्रूवल उसने लेना है या कोई भी उसको फेवर चाहिए, वहाँ पर भी उसको मिस यूज़ किया जाता है। सम टाइम उसको मिस गाइड किया जाता है। मिस गाइड इसलिए किया जाता है ताकि उसको मल्टीपल लोगों का सहारा लेना पड़े। जब वो मल्टीपल लोगों का सहारा उसको लेना पड़ता है तो उस एक राइट पर्सन तक पहुंचते वो बीच में उसको इतनी ज़्यादा लाइक वो अब्यूज़ हो चुकी हुई होती है एज अ हरासमेंटली। तो ये सबसे मेन उसको रुकावट आती है जो हमारे सोशल ना ये जो रवैया है ये तो ऐसा हो गया कि खातून के हौसले को आप तोड़ने की कोशिश करें कि वो आगे बढ़ ही ना सके। जी बिल्कुल, बिल्कुल यही बात है। आप कहीं पर भी चले जाएं, आप सरकारी तौर पर जाएं, आप उसके अलावा निजी इदारों में जाकर देखें, तो आपको किसी भी एक अच्छी ऑथराइज सीट के ऊपर कोई भी अगर फीमेल अगर आपको नज़र आएंगी, तो कोई भी मेल पर्सन उसके अंदर उस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी कभी भी नहीं होगी कि मैं एक फ़ीमेल से जाके अप्रूवल लूँ या वो मुझे आकर रन करे। यानी एक बॉस लेडी की आप बात कर रही हैं कि अगर किसी बड़े ओहदे पे फायदा या उसके अंडर बहुत सारे लोग काम करें, मेरे माइंड में एक ऐसी एक डेजिग्नेशन आया है
ये इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जो है वो Yes. जो चेंज हुए, सरफराज साहब की जगह जो है वो कायनात, आई थिंक उनका नाम है, वो अब अपॉइंट हुई हैं। तो उसमें ऑब्वियसली वो उनके अंडर अब जितने भी है मेजॉरिटी मेल हैं जो ऐसा ही उनके है। अंडर काम करेंगे। तो मैं देख रही थी कि वो उनकी एक कॉन्फ्रेंस यानी एक मीटिंग थी, तो वो जो मेल के फेस एक्सप्रेशन थे या वो जो उनकी नज़रें, वो कुछ सवाल ये एक हैरत अंगेज़ वो Yes. लुक से वो उसको देख रहे थे। तो तब मेरे माइंड में भी यही सवाल है कि अब वो सोच रहे होंगे कि हम एक खातून से जाके ऑर्डर लेंगे, अभी- वो हमें ऑर्डर देगी कि हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, बिल्कुल कैसे ऐसी हमें बात चलना है, वो हमें guide बहुत करेगी। उनके लिए मुश्किल होता है। ये हाँ। बात बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अभी आपने एक बहुत स्पेसिफिक इदारे की और साथ आपने नाम लेकर बात की है, तो मैं यहीं से इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहूँगी। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA, इनकी जो राइट नाउ जो डायरेक्टर है दैट मिस किंजा, लास्ट 2 ईयर से सर्व कर रही हैं। मैं अक्सर उनको मल्टीपल फोरम्स के ऊपर जब देखती हूँ, उनको अपनी ही बात के ऊपर निगेट करके वही बिजनेसमैन जिस तरीके से मल्टीपल आइडियाज़ और सब कुछ दे रहे होते हैं, लाइक वो अपनी पॉलिसी को थ्रो करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, वो एक फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और Yes. मेल आपको ये फीलर दे रहे होते हैं कि मिस ये तो हम आपको एक सजेशंस दे रहे होते हैं। और सेम जब ऐसी ही किसी पोस्ट पे मैंने किसी मेल पर्सन को देखा है, he only give the policy and the Yes. other person just they कोई are going to suggestion sign on it, नहीं not at all. लेते या किसी के Not at कोई all. राय का एहतराम नहीं होता, बस ऑर्डर पास हो रहे होते ही, आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने वो करना है, Yes, that's it. exactly. Just like that. बिल्कुल ऐसी अच्छा, बात है। अब ये क्यों नहीं हम समझते, जैसे हम रोते हैं कि मौजूदा जो सिचुएशन है, महंगाई है, घर के 4 लोग कमाएंगे, 5 तो तभी जाके जो है वो गुजारा होगा, तो उसमें 4 लोगों में 2 आप ख़वातीन भी हो सकती ख़वातीन हैं। भी हो सकती हैं। तो अगर हम ख़वातीन को एम्पावर करें या माशी लिहाज से अगर हम उनको खुद मुख्तार बनाते हैं, तो ये सोसाइटी के साथ साथ तो फैमिली के लिए भी एक बड़ा पॉजिटिव बहुत बड़ा positive तो ये impact चीज़ है। हम क्यों भूल जाते हैं? ये चीज़ अगर अगेन मैं वही बात करूँगी कि अगर आपके घर वाले सपोर्टिव हैं, आया वो आपके हस्बैंड हैं या आपके पेरेंट्स हैं, तो फिर तो यू आर विनिंग इन योर लाइफ। अगर वहाँ से आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मजबूरी है क्योंकि आपके अंदर सबसे पहले एक इंथुजियाज्म है कि आपने कुछ करना है, आपने कुछ क्रिएटिव बनना है और आपने कम्युनिटी में सर्व करना है और कुछ लाइक सर्व करके जाना है फॉर द पीपल, फॉर योर ओन सेल्फ। और सबसे बड़ी बात कि आप अपने बच्चों के लिए और अपने घर वालों के लिए एक रोल मॉडल बने। तो जब आपके अंदर एक ये एनर्जी होती है और आपके अंदर एक ये बढ़ने की बहुत अच्छी ख्वाहिश होती है आगे, और आप जब ये सब कुछ कर रहे होते हैं और घर वाले अगर आपके सपोर्टिव हैं, जी। तो फिर तो वो आपके लिए बहुत आसान है सब कुछ। लेकिन अगर वहाँ से आपके लिए रुकावट आना शुरू हो जाए, तो फिर एक फ़ीमेल के लिए, क्योंकि उसने वो सब कुछ काम करना भी है, घर वाले भी कहीं ना कहीं ये जो हम देखते हैं सोसाइटी में बच्चियों के साथ, जैसे आपने हरेसमेंट की बात की, इस तरह की हैपनिंग्स जो है वो हो रही होती हैं, तो कहीं ना कहीं फैमिली इस चीज़ से भी डरी हुई होती है। बिल्कुल डरी कि हुई बाहर होती मर्दों है। के साथ जाकर उसको काम करना पड़ेगा, बाहर के हालात ठीक नहीं है, लोग रिस्पेक्ट नहीं करते औरतों की, यानी इस तरह की जो एक चीज़ें निकली हुई होती है, कुछ इस वजह से भी वो डर जाते हैं, हाँ नहीं जी। बाहर भेजते। आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ। और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए अभी आपने बिल्कुल इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व किया होगा कि यूनिवर्सिटी की बिल्कुल यंग सी बच्चियाँ होती हैं, और जब उन्होंने उनका 2nd 3rd सेमेस्टर होता है और इन स्मॉल बिजनेसेस का हम अक्सर इनका डिस्प्ले देखने जाते हैं, तो छोटे से छोटे कामों से उन्होंने शुरू किया होता है, लाइक हैंडमेड उनकी पेंटिंग्स हो गई, उनकी ज्वेलरी हो गई, किसी भी ऐसी चीज़ से। तो ये वही वाली चीज़ है कि आप ख़ुद को, हमें कोविड से एक ये बहुत बड़ा एलिमेंट मिला है कि हम घर से बैठ के भी एक बिज़नेस को अच्छे तरीके से रन कर सकते हैं। यानी home based आप business अपना एग्जैक्टली, वो तो करें। अगर आपको ये खौफ पेरेंट्स का बिल्कुल ठीक है और अपनी जगह ठीक है, अगर तो ये खौफ उनका है और वो बच्चे ने भी समहा उसको अडॉप्ट किया हुआ है कि मैं इस चीज़ पे पेरेंट्स को कन्वेंस नहीं कर सकता कि मैंने बाहर ही जाना है, मैंने अपनी एक आउटलेट ही खोलनी है और मैंने अपने बिजनेस को फिजिकल शेप देनी है और मैंने उस तरीके से उसको ग्रो करना है, तो वो अगर खुद भी उसके अंदर एक उस चीज़ का डर है और वो वहाँ पर भी पेरेंट्स को भी नहीं कन्वेंस कर सकता, तो ऑब्वियसली अभी एक बहुत अच्छा हमारे पास चांस बन गया है। और इसमें हमारे यंगस्टर्स, और मैंने बहुत एज की भी फीमेल्स देखी हैं कि जिनकी बेकिंग स्किल्स इतनी अच्छी है और वो घर से अपने बहुत अच्छे बिजनेसेस रन कर रही हैं। बल्कि अब तो मल्टीपल बेकरीज हैं जो कि होम बेस्ड जो बेकर्स हैं उनसे
लाइक अच्छा, सारे इसमें ना आइटम्स यहाँ लेती पे हैं। भी अब दो तरह की वो चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं कि होम बेस्ड बिजनेसेस तो करते हैं, लेकिन जो ऑनलाइन हमारे साथ फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है, हम उससे भी डरे हुए होते हैं कि अब इसकी कोई फिज़िकल जगह तो है नहीं जिसमें हम जाके इसको विज़िट कर सके कि वाकई ये एक्चुअल है, सही चीज़ें दे रहा है नहीं दे रहा। ऑनलाइन हमने ऑर्डर करनी तो पता नहीं कैसी बिल्कुल चीज़ें आएंगी, तो बिल्कुल, एक ये आप डर बात भी सही तो कह रही हैं। ये होता है। इसके ऊपर भी यही है कि यू हैव अ मल्टीपल PR एजेंसीज जिनके थ्रू आप अपने सोशल मीडिया को वेल हैंडल करवाएं, लेकिन दैट ऑल्सो कि जब आपका बिजनेस एक सर्टन लेवल पे जाकर स्टेबल हो जाए उसके बाद, लेकिन उसके शुरू में भी अब सोशल मीडिया हैंडलिंग इतना मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ लाइक ChatGPT है। आप उसको थोड़ी सी अच्छी कमांड दें कि मैंने एक न्यू स्टार्टअप लिया है और मैं इसकी इंस्टाग्राम हैंडल या अच्छे से फेसबुक guide हैंडल, और करते वो हैं वो, बहुत हाँ। अच्छे तरीके से आपको गाइड करके आप स्टार्ट में उसको खुद लें। और उसके बाद जब आपको लगे कि सोशल मीडिया के थ्रू एक नीश मार्केट मैंने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कर ली है और अब इसके बाद मुझे एक अच्छी वहाँ से जो है क्या नाम है जनरेट होना स्टार्ट हो गया है रिस्पांस, उसके बाद आप एक अच्छी PR एजेंसी से अपने सोशल मीडिया को हैंडल करवाएं। वहाँ पर आपका ट्रस्ट लेवल जो है ना वो मार्केट में बहुत अच्छा बिल्ड होता है, बन सकता है। बिल्कुल। Yes. सो ये ई कॉमर्स की बात करें या जैसे ये सोशल मीडिया का जिक्र किया, ऑनलाइन चीज़ों पे हम इनको शिफ्ट कर सकते हैं, तो आया इसके लिए ख़वातीन को ऑब्वियसली प्रैक्टिस या ट्रेनिंग देना भी ज़रूरी है कि उन्हें मालूम हो कि ई कॉमर्स से किस तरह से हम होम बेस्ड बिजनेस बहुत ज़रूरी है। और आप अभी देखें कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए बहुत से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो जारी कर दिए हैं। अच्छा, हमें एक ब्रेक लेनी है। Yes, ब्रेक के please. बाद इस पे हम जो है वो कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन की जो ई कॉमर्स है, ऑनलाइन बिजनेसेस आपने करने हैं, तो इसकी जो ट्रेनिंग है वो कितनी ज़रूरी है, इस पे बात करते हैं। उसका आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे थे, कारोबारी दुनिया में ख़वातीन का किरदार, उन्हें किन रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है। कामयाबी की बात की जाए तो हर इंसान कामयाब होना चाहता है, उसमें मर्द हो या औरत हो, जिसकी भी बात की जाए, हर जेंडर जो है वो ऑब्वियसली कामयाबी चाहता है, लेकिन ख़वातीन के लिए ख़ासकर कुछ रुकावटें आ जाती हैं या इमोशनली वो वीक होती है, ज़्यादा वो चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जो सोसाइटी में तल्ख हक़ाइक़ हैं उनका सामना नहीं होता। फिर कुछ फैमिली सपोर्ट की बात की जाती है तो फैमिली जो है वो बाज़ दफ़ा साथ नहीं दे रही होती। तो इन चीज़ों पे हम डिस्कशन करें। बुशरा हमारे साथ है। बुशरा, हम बात करने जा रहे थे ई कॉमर्स के हवाले से या सोशल मीडिया या ऑनलाइन अगर कोई अपना बिजनेस जो है वो शिफ्ट करना चाह रहा है, तो इसकी ट्रेनिंग देखिए, अब हर एक को प्रॉपर सोशल मीडिया सिर्फ उस ये नहीं कि आपने वीडियो पोस्ट लगा दी, ये सिर्फ इतने से आपका काम नहीं चल सकता, उसमें और भी कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं। फिर ई कॉमर्स पे या ऑनलाइन आपने बिजनेस चलाना है तो कैसे आपने डिफरेंट ब्रांड्स को या आपकी जो भी प्रोडक्ट है, आप जो भी बात है वो आपने वैलिड लोगों तक कैसे पहुंचानी है, जो भी आपकी टारगेटेड ऑडियंस है। Yes. तो इसकी ट्रेनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत तो इंपॉर्टेंट, इस हवाले से आप हमें बताइए। इसी हवाले से मैं आपसे बात करी थी कि अब गवर्नमेंट लेवल पर भी काफ़ी इकदामात होना शुरू हो गए और मल्टीपल ट्रेनिंग जो है वो सेंटर्स इन्होंने ओपन कर दिए हैं। लाहौर में मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं। अभी जैसे ये समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा समर वेकेशंस में आपके लिए जो है क्या नाम है सिलाई कढ़ाई का काम हो गया या कुछ पेंटिंग से रिलेटेड हो गया, लेकिन अभी मैं जहाँ पर भी देख रही हूँ उनकी फुल प्रोग्राम की जो लिस्ट है कि वो क्या कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, बच्चों को क्या स्किल्स सिखा रहे हैं, तो उसमें स्पेशली ई कॉमर्स और जो है वो आपकी डिज़ाइनिंग, सोशल मीडिया हैंडलिंग, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छे इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट लेवल पर भी लिए जा रहे हैं। उसके अलावा जो बाकी निजी इदारे हैं वो भी अपने लेवल के ऊपर अभी उन्होंने जितने समर कैंप्स और इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, तो उसमें इन चीज़ों को बड़ा तरजीह दिया जा रहा है, क्योंकि अगला दौर ही आपका इसी चीज़ का है। क्योंकि आपका कोई भी बिज़नेस है ना, अगर उसकी अपीयरेंस सोशल मीडिया पे नहीं है, सो यू आर नोवेयर। यस, यू आर नोवेयर। आपकी अपनी, क्योंकि आप पहले उस बंदे से कांटेक्ट बाद में करते हैं, पहले उसका सोशल मीडिया जो है ना वो चेक करते हैं। एग्जैक्टली हम खुद, हमारा यही है कि हमने किसी बंदे ने अगर हमें अपना इंट्रो भी दिया है कि मैं इस बिजनेस को रन कर रहा हूँ, सबसे पहले हम उसकी कंपनी का नेम जाकर सर्च करते हैं सोशल मीडिया पे, क्या उसकी वहाँ पर एग्जिस्टेंस है या नहीं है। और ये चीज़ भी इतनी मैटर नहीं करती, फॉर मी ये चीज़ इतनी मैटर नहीं करती कि कितने फॉलोअर्स हैं, कितने व्यूअर्स हैं, लेकिन उसका कंसिस्टेंट होना, ये इम्पोर्टेंट कि वो कितना कंसिस्टेंट है अपने काम को लेकर और वो काम कितना कंसिस्टेंटली सोशल मीडिया पे वो लोगों के साथ शेयर कर रहा है, ये चीज़ लोगों में आपका एतमाद बहुत बढ़ाती है। बिल्कुल। अच्छा, जो दही इलाकों की हमारी जो ख़वातीन हैं, क्योंकि वो बड़ी टैलेंटेड होती है, ख़ासकर ये जो हैंडमेड चीज़ें होती हैं, दस्तकारी या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, उन ख़वातीन को हम किस तरह से कारोबारी दुनिया में या उनको हम आगे लाने के लिए क्या इक़दाम कर सकते हैं?
देखिए जी, इसके ऊपर जैसे कि मैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की बहुत एक्टिव मेंबर हूँ, तो हमारे पास ऐसी बहुत सी ख़वातीन आती हैं, स्पेशली बहावलपुर के इलाके से, मुल्तान के इलाके से, और बहुत टैलेंट है इस एरिया में, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगर आप कपड़े की कशीदाकारी से बात करें और जो है क्या नाम है बर्तनों की पेंटिंग से बात करें, बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा बर्तन बनाना, जी, इस तरह की चीज़ें, हमारा जो ये पूरा सकाफती कल्चर है ये बहुत रिच है इस एरिया में। लेकिन अगेन बात ये आती है कि उनको उस तरीके से एम्पावर नहीं किया जाता, उनको वो वसाइल नहीं फराहम किए जाते, क्योंकि सबसे पहले तो कोई भी बिज़नेस का स्टार्टअप लेने से एक तो ये है कि आपकी अपनी खुद एतमादी जो आपके अंदर अपनी है, दूसरा ये है कि आपको आपके घर वालों से, अगेन वही बात रिपीट कर रही हूँ मैं, और लेकिन थर्ड चीज़ के ऊपर जो आपकी आती है ना, वो आपके मुआशी वसाइल हैं, कि आपके फाइनेंसेस क्या हैं। तो मेरे ख्याल से जो देही इलाकों की ख़वातीन हैं, उनको सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं वो एक तो अपॉर्चुनिटी के हैं, और दूसरा ये है कि उनको एक मुआशी वसाइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। तो हमें ये शहरों के इलाकों के जितने लोग हैं, जितने यहाँ के बिजनेसमैन हैं, इनको चाहिए कि वो उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म जारी करें। अच्छा, आप देखिए ना, जब उनको प्रॉपर आप अपॉर्चुनिटी या उनको वो रिसोर्सेज, वो वसाइल आप नहीं देते, तो फिर ये हमारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं माजरत के साथ, फिर ये उनका फ़ायदा उठाते हैं, बहुत फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि वहाँ उनसे चीज़ें बनवा के उनको, क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत चीप है, बहुत चीप वो है, उनको पे करेंगे और आके उसके ऊपर अपना टैग चिपकाएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। फिर जो है ना वो थाउजेंड्स में पे, जैसे ये अभी आपका लुइस विटॉन और इनका सारा, हाँ, इनका शनेल का, ये आपका अभी पिछले दिनों कितना बड़ा प्रोपेगेंडा बना था कि ये सब चीज़ें जो मैन्युफैक्चर्ड होती हैं, इवन इनकी फर्स्ट कॉपी भी वो चाइना में होती है, और अमेरिका वहाँ से बाय करके और फिर वहाँ पर कितने डॉलर्स लाइक उसको करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी वही लॉबी आपकी चल रही है कि हम इन्हीं इलाकों से सारा काम करवाते हैं और बहुत चीप लेबर के ऊपर करवाते हैं, और यहाँ पर ब्रांड्स उन्हीं को, और आप देखिए क्योंकि वो जो हैंडमेड चीज़ें होती है ना, हमें पता है कि वो हमारे वो कल्चर का हिस्सा है, वो और यहाँ पे वो इतनी शहर के इलाकों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं वो चीज़ें। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। तो उन लोगों को अगर हम प्रॉपर प्रमोट करें तो आप यकीन करें कि वहाँ पर बहुत टैलेंट है और वो लोग बहुत आगे निकल सकते हैं। और दूसरा ये कि ट्रेंड्स को फॉलो करना। अब जो शहर के इलाके के लोग हैं, इनके पास इंफॉर्मेशन का जो फ्लो है वो बहुत तेज़ होता है, ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा होता है, वो अपने बिजनेस को उसी तरीके से आगे मॉडिफाई कर रहे होते हैं। लेकिन उनके पास वो ट्रेंड्स, वो चीज़ें, वो नॉलेज, फिर उन चीज़ों के वसाइल, वो पहुंचना देर तो क्या समटाइम्स नामुमकिन हो जाता है, जिसकी वजह से वो अभी तक वो एरियाज़ उसी तरह अंडर डेवलप्ड है। गवर्नमेंट सतह पे, हुकूमती सतह पे क्या कुछ छोटे छोटे इस तरह के इवेंट्स वगैरह हो जाए जिसमें वो जो दही इलाके की जो ख़वातीन हैं वो आएँ, अपना जो टैलेंट है, जो हुनर है वो दिखाएं, और उस बेस पे उनको छोटे छोटे कारोबार जो है वो शुरू करके दे दिए जाए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है। खास बिल्कुल SMEs के लिए, जी एग्जैक्टली, SMEs के लिए जितने चैम्बर्स हैं आपके, इन्होंने भी मुख्तलिफ इक़दामात उठाए हैं इस चीज़ के ऊपर। और हमारे आपने देखा होगा कि अब एग्जीबिशंस पहले रावलपिंडी इस्लामाबाद में इतने नहीं होते थे जितने अब होने लगे हैं। आपके मॉल्स के बाहर छोटे छोटे स्टॉल्स की सूरत में काफ़ी बिजनेसेस, ये सब वो बिजनेसेस हैं जो स्मॉल बिजनेसेस हैं और जो घर से रन हो रहे हैं, और एग्जीबिशन में इनको फिर मौका मिलता है कि ये आके अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। लेकिन अगेन उसमें वही एक जो गैप है ना, कम्युनिकेशन गैप कह लें आप, या आप अगेन अपॉर्चुनिटी का गैप बोल दें, कि यहीं के जो वेंडर्स हैं वो जाके उन इलाकों से उन प्रोडक्ट को यहाँ पर लाकर खुद डिस्प्ले कर देते हैं, लेकिन उन इलाकों के लोगों को खुद आकर अपनी उस चीज़ को डिस्प्ले करने का मौका नहीं मिलता। अच्छा, आप चूँकि चैम्बर के साथ भी आप मुंसलिक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक कारोबारी तबका जो है वो एक बहुत बड़ी तादाद में है, ख़वातीन एक बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे हैं। तो एक कामयाब कारोबारी खातून बनने के लिए आप क्या समझती हैं कि एक बुनियादी जो असूल हैं क्या होने चाहिए? किन चीज़ों पे एक खातून को जो है वो फोकस रहना चाहिए या अमल करना चाहिए, ताकि, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर टफ कंपटीशन है और मर्दों का मुआशरा इसको कहा जाता है, तो उसमें अपना मुकाम बनाना तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत बड़ा चैलेंज। तो कौन से ऐसे बुनियादी असूल हैं जिस पे अगर वो डटी रहे तो वो मुकाबले में आ सकती है? देखिए जी, मुझे तो इसमें ये लगता है कि जो सेल्फ बिलीफ है ना आपका, अपने ऊपर यकीन, ये सबसे बड़ी आपकी पावर है। ट्रू। ये आपसे कोई भी नहीं ले सकता। मैं ये काम करने जा रही हूँ,
ये लोग क्या कहेंगे, या मैं ये काम कर लूँ उसके बाद क्या कहेंगे। ये लोगों वाला रोग छोड़ दे। ये वाली चीज़ आपने बिल्कुल अपने अंदर से निकाल देनी है। आपके अंदर सिर्फ खुद एतमादी होनी चाहिए कि मैं जो भी कर रही हूँ मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, उसका रिजल्ट मुझे आना ही आना है। तो एक कामयाब इंसान के पीछे जो सबसे बड़ी एक उसकी पर्सनालिटी ट्रेट होती है ना, मेरे ख्याल से वो उसका सेल्फ बिलीफ है, उसकी खुद एतमादी है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आपकी चीज़ आती है वो ये है कि अगेन आप कंसिस्टेंट कितना है उस चीज़ को लेके। वंस यू मेक योर माइंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट रिगार्डिंग दिस। तो आप कंसिस्टेंटली काम करें, सेल्फ बिलीफ के साथ काम करें, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अगर वो वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इस पे ही ज़्यादा काम करे, क्योंकि कहा जाता है ख़वातीन के हवाले से कि इमोशनली बड़ी वीक होती हैं, सो दैट्स द रीज़न कि इसको बॉस की सीट पे विराजमान कम ही किया जाता है, क्योंकि इसके डिसीजन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने के मर्दों के होते हैं। ये एक टैग ये सिन्फ़े नाजुक पे जो है वो लगा हुआ है। जी हाँ। सो आने वाले वक्तों में, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ी से भाग रहा है, टेक्नोलॉजी का ये दौर है और दिन ब दिन चीज़ें जो है ना वो दौड़ रही हैं, तो ये जो कि खातून या एक मर्द, ये वाला अब जो टैग है ना, इससे हट के लोग आपको सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो आने वाले वक्तों में जो एक कारोबारी दुनिया है, कारोबारी जो मैदान है, इसमें क्या आप ये उम्मीद लगा सकते हैं, रख सकते हैं कि मर्द और जो ख़वातीन हैं वो कारोबारी दुनिया में बराबर होंगे या हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक हो भी चुके हैं। सिर्फ थोड़ा सा अगर वो वाला फैक्टर अगेन अगर हम थोड़ा साइड पर रख लें ना, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का, उसके अलावा ख़ुद अपनी स्किल्स मनवाने में, और एक अगर आप देखें मल्टीपल सेक्टर्स ऐसे हैं, क्लोथिंग में ही अगर देख लें, अभी अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी तो मे बी वो ऐसा होगा कि जैसे मैं इस चैनल के थ्रू किसी ब्रांड को प्रमोट कर रही हूँ, तो वो बहुत सी कामयाब ख़वातीन हैं जिन्होंने बिजनेसेस को बड़ा ग्लोबली जो है वो रन किया है और कामयाबी उनको मिली है। उन्हीं को देखते हुए हम ये बात बिल्कुल कर सकते हैं कि हम बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना चल रहे हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोच को कैसे बदल सकते हैं? क्योंकि आज भी अगर आप रोड पे जा रहे हैं ना और आप अपने फ्लो में जा रहे हैं, आपके माइंड में बिल्कुल नहीं है कि आपने किसी को ओवरटेक किया या नहीं, आप अपनी एक स्पीड में जा रहे हैं और साथ वाले ने देख लिया कि अच्छा एक खातून ने मुझे ओवरटेक किया, वो खामखा आपके साथ रेस लगा देगा। तो इस तरह की सोच को हम कैसे बदलें? इस सोच को बहुत मुश्किल है जी बदलना। हाँ। इस सोच को बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये सोच जो है ना हमारी नस्ल दर नस्ल चल रही है। हाँ। और आगे इसको चलाया जा रहा है, क्योंकि कहा ही यही जाता है कि खातून है ही नाजुक। वो बिल्कुल नाजुक है, बिल्कुल नाजुक है, और जो है क्या नाम है, उसको हमेशा यही कहा जाता है कि वो सिचुएशंस को बस लेकर बैठ जाती हैं, वो उसके ऊपर ओवर थिंक करती रहती हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो वीक है, वो नाजुक है। मे भी शायद ये बात ना हो, अगर वो किसी एक सिचुएशन या चीज़ को लेकर सोच रही है या उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग कर रही है, मे बी वो उसके किसी अच्छे तरीके से मैनेज करके उसके सोल्यूशन की तरफ ही जाए। तो ये बात तो अब बिल्कुल भी नहीं है कि खातून नाजुक है, बल्कि अगर आप अभी देखें तो पेट्रोल पंप पे भी आपको फीमेल्स जो है वो जगह खड़ी नजर आती है। अच्छा लगा, ये इधर करीब ही एक पंप है, उस पर मैंने देखा कि उन्होंने ख़वातीन रखी हैं और उनको वो अप्रिशिएट या यूँ कहें कि उनको मोटिवेट कराने के लिए जो भी एक खातून गाड़ी चला के ड्राइव करके आ रही है, उनको प्रॉपर गाइड किया जा रहा है कि आप उस लैन में जाएं जहाँ पे ख़वातीन हैं, ताकि वो उनको और ज़रा वो मोटिवेशन मिल सके। अच्छा, इसी तरीके से बिल्कुल स्टार्ट में ना तकरीबन कोई 5-1 साल पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम 1-2 कैफेटेरियाज पे फीमेल वेटर्स जब मैंने देखी, लेकिन मैंने उनको बड़ा मिस हैंडल्ड और मैनिपुलेट करते हुए देखा कस्टमर्स के हाथों, और कि आप उन्हीं को बुलाएं, वही आकर हमारा ऑर्डर लें, ये लें। लेकिन अब वो यही चीज़ मैं आपको बात कर रही हूँ कि यही चीज़ मैंने हर एज में देखी है, और ये हमारी नस्ल दर नस्ल चल रही है। ये हम एक पाकिस्तानी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में इस चीज़ को अनफॉर्चुनेटली, जहाँ तक मेरी सोच है, मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है बहुत ही मुश्किल है। अच्छा, हम देखिए, हम वेस्ट की बात करते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉपी कर रहे होते हैं, हम उनसे बड़ा मोटिवेट हो रहे हैं। वहाँ तो जो ख़वातीन है वो मर्दों के शाना बशाना और मर्दों वाले काम कर रही होती हैं। हम अपनी गाड़ी का छोटा सा टायर नहीं चेंज कर सकते, वो बड़े बड़े ट्रकों के टायर चेंज कर रही होती हैं। ऐसा ही है, और मुझे लगता है कि शायद वक्त के साथ साथ ये चीज़ नॉर्मलाइज हो भी जाए, क्योंकि अभी आप ऑलमोस्ट जिस भी कैफेटेरिया में जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, तो आपको इक्वली जो है वो फीमेल का स्टाफ भी नजर आएगा। तो वो अब जब वो चीज़ आपको बिल्कुल नॉर्मल
उसके ऊपर पेस के ऊपर नज़र आने लग जाएगी तो वो मेरे ख्याल से पूरे मुआशरे के लिए भी नॉर्मल होगी। लेकिन वो जब आपको इक्का दुक्का एक दो जगहों पर नज़र आ रही थी तो वहाँ पर वो एक बड़ी मायूब समझी जा रही थी और उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। अच्छा, लेकिन इससे वजह से ये भी है क्योंकि मैंने कुछ कैफ़े रेस्टोरेंट्स पे मैंने ख़वातीन मैनेजर्स को देखा, लेकिन एक बहुत लिमिटेड टाइम के लिए मैंने देखा उनको, वजह उनको प्रेशराइज किया जाना बिल्कुल किया जाता है। कि अब देखें ना ये जो चीज़ें होती हैं, अब आपको चाहिए कि आप उनको मोटिवेट करें कि भाई एक खातून इस फील्ड के अंदर आई है जिसमें हम मोस्टली मर्दों को देखते थे, ज़्यादातर मर्द आते थे, अब ख़वातीन हमारी बेटियां हमारी बच्चियां आने लगी हैं, बजाय आप उनको मोटिवेट करें आप उनको डिग्रेड करना शुरू कर देते हैं, प्रेशराइज करना शुरू कर देते हैं, अब बल्कि अपना काम भी उनके ऊपर डालना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ये चीज़ भी मैंने बहुत ज़्यादा देखी है कि सिर्फ उनको चेक करने के लिए बहुत से आपके जो कोलीग्स होते हैं वो अपना काम भी उनको देना शुरू कर देते हैं ताकि उनको मज़ीद सरप्रेस किया जाए, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। और वैसे अगर आप ओवरऑल देखें तो जो फीमेल स्टाफ है ना वो मेल की बनिस्बत ज़्यादा फोकस्ड होता है। क्यों? क्योंकि उसको यही पता होता है कि जहाँ पर मैंने अपना मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मैंने 100% देना है, वहाँ पर वो अपना 120 दे जाती हैं। ठीक हो गया। बुशरा, आपका पैगाम हमारी ख़वातीन के लिए? मैं आजकल की बच्चियों को और जितनी भी फ़ीमेल्स हैं जो स्पेशली घर से अपने बिजनेसेस को रन कर रही हैं, मैं हमेशा हर जगह पर यही बात हर प्लेटफॉर्म पे यही बात उनको कहती हूँ कि आपने कभी भी घबराना नहीं है और बिल्कुल भी इस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली लेकर जाएं, क्योंकि जितना आप कोई भी इंसान जो है ना महविश उसको कुछ भी नहीं आता, हम में से किसी को भी कुछ भी नहीं आता। माँ के पेट से तो कोई सीख के नहीं आया बिल्कुल हुआ। भी। हर इंसान का एक वक्त होता है और वो वक्त उसका तब आता है जब वो एक प्रॉपर लर्निंग और एक हार्ड वर्किंग पूरे उस सफ़र से जब वो गुजर के आता है। लेकिन जब आपका वो वक्त आ जाता है, सो दैट इज़ द टाइम व्हेन यू एंजॉय योर आप अपनी विनिंग को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आपका कंसिस्टेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके आसाब का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया बुशरा आपके वक्त का। नाज़रीन, ऑब्वियसली अगर आप इस फील्ड के अंदर आ रही हैं, आप कारोबारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, तो फिर आपको मजबूत रहना होगा और ये लोग क्या कहेंगे ये वाले लोग तो बिल्कुल छोड़ दें। और सिनफ नाजुक आपको ज़रूर कहा जाता है, लेकिन आपने मर्दों के शाना बशाना चलना है तो फिर आपको वाकई अपने आप को मजबूत ज़रूर रखना होगा। फैमिली सपोर्ट जो है वो साथ ज़रूर रखें। तो ज़िंदगी में अप्स डाउन आते रहते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने इससे घबराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आपने खुद एतमादी के साथ इस फील्ड में उतरना है और उसमें यकीनी तौर पे कामयाबी हासिल करनी है। खुश रहें, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने